वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 13वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है और इसके अंदर अहम फार्मूले कौन कौन से होते हैं और इनको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके इस तमाम कोर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो होने वाली है, तो बड़े ध्यान और तवज्जो से आपको इस क्लास को समझना होगा। आपका एक्सेल पहले वाला भी और इसके बाद वाला भी इसी क्लास के ऊपर टिका हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक्सेल के अंदर जो है वो कैलकुलेशन कैसे की जाती है, क्या इसके अंदर हम जो है वो पुट करते हैं सही कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि हमारे पास दो रकमें हैं, जो है वो हम छोटी रकमें लिखते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 15 जमा 5। वैसे तो हमें पता है कि 15 जमा 5 जो है वो 20 होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसका जवाब लेना चाहते हैं। याद रहे कि एक्सेल को आप कभी भी एक पेज की तरह नहीं लेंगे। एक्सेल का रिजल्ट आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। आप यहाँ पर इसका जवाब लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, हाउएवर यहाँ पर इसके नीचे ही लिख सकते हैं, जहाँ आपकी मर्जी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें 15 और 5 को हम जमा करते हैं, तो इसका तरीका क्या होगा एक्सेल के अंदर। याद रहे कि एक्सेल आपका सीधा सीधा कैलकुलेटर भी है, आप इसके अंदर सीधे ही जमा कर सकते हैं इनको। किस तरह से, आप यहाँ पर जो है वो किसी भी फार्मूले को अप्लाई करने से पहले बराबर का साइन ज़रूर डालेंगे। यहाँ पर जो है वो इक्वल साइन हम जो है वो डालते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं 15 और उसके बाद जो है वो जमा का साइन और 5 और इंटर। तो जैसे ही हम इंटर करते हैं तो ये जो है वो सीधा ही कैलकुलेटर की तरह हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देता है कि 15 जमा 5 जनाब 20। यहाँ पर अगर आप देखें तो दो काम है। अगर आप एक्सेल के सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप फार्मूला बार के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर आपको बराबर का साइन फिर 15 जमा 5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा फार्मूला जो है वो पुट है। इस तरीके से हमने, लेकिन ये कोई फार्मूला है नहीं, मैं सीधा जो है वो आपको सीधा इसकी टाइप बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैलकुलेटर की तरह इसमें ये वर्क होती है। लेकिन यहाँ पर फर्ज करें हमने तो इनको जमा करना था, जवाब हमारे पास आ गया है। हम क्या करते हैं, हम जनाब यहाँ पर इस 5 को चेंज करके हम कहते हैं जी 25, इंटर दबाते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये फिगर तब्दील हो गई है, लेकिन हमारा टोटल जो हमने जमा किया था इसके ऊपर जमा का साइन भी डाल देते हैं। जो हमने यहाँ पर जमा किया था वो तब्दील नहीं हुआ। अब यहाँ पर 40 होना चाहिए था। अब अगर कॉपी पेंसिल हो तो हम यहाँ पर इसको काटते हैं, फ्लूट लगाते हैं, फिर यहाँ पर 40 लिखते हैं। अकाउंटेंट्स इस बात को समझते हैं, क्योंकि हम सिर्फ दो रकमों को थोड़ी जमा करते हैं, बहुत सारी रकमों को जो है वो जमा करना पड़ता है। अभी उसका तरीका भी देखेंगे। तो यहाँ पर लिहाजा ये वाला मेथड एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन वाला सीधा सीधा तो नहीं चलता। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा जवाब तो तब्दील हुआ ही नहीं, हम इसको डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। अब यहाँ पर हम इसको जो है वो प्रोफेशनल तरीके से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमें कुछ रकमें मिल गई हैं, हमने उनको जमा कर दिया 15 जमा 5 20। कुछ दिनों के बाद हमारा ओनर हमें कहता है कि जनाब ये जो 15 है ये 15 नहीं था, ये 17 है। हमने 15 बोरे नहीं 17 बोरे भेजे थे, यार ये गलती हो गई है। तो ये 15 से 17 बोरों से जो है वो बहुत सारा फ़र्क जो है वो पड़ सकता है आपकी रकम के अंदर यहाँ पर। और ये जो हमने 15 जमा 5 लिखा गया वो कह हमें सकता है कि जनाब ये 15 जमा 5 नहीं है, 5 लोगों को हमने चीज़ थोड़ी बेची है, हमने तो 7 लोगों को बेची है। तो अब भी जवाब में फ़र्क आएगा। तो ऐसी सूरत हाल में हम हर दफ़ा तब्दील थोड़ी कर सकेंगे। तो एक्सेल ही हमारी जो है वो मेन पावर है। तो एक्सेल को हम क्या करेंगे, ये काम हम करेंगे अलजबरा की मदद से। किस तरह से, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 15 लिखा हुआ है ये किस सेल के अंदर लिखा हुआ है, सेल का नेम क्या है। यहाँ पर हम बजाय 15 जमा 5 को ज़रब देने के हम सेल्स नेम को ज़रब देंगे, जैसा कि अमूमन अलजबरा में होता है। एक्स की पावर क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं C3 की पावर है 15। यहाँ पर मतलब कि हमारा जिस सेल के अंदर 15 लिखा हुआ है उस सेल का नाम है जी C3, और जिस सेल के अंदर 5 लिखा हुआ है उस सेल का नाम है C4। यहाँ लिखा भी नज़र आ रहा है, अब यहाँ से भी पहचान सकते हैं। तो अब की बार अगर आप इन्हें जमा करेंगे तो याद रहे कि आप बराबर का साइन डालेंगे और इसके बाद आप लिखेंगे C3
इसका जो है वो आप रकम नहीं लिखेंगे बल्कि सेल का नाम लिखेंगे C3। आप हाथ से C3 लिख सकते हैं, वेल एंड गुड। या फिर आप जस्ट जिस सेल का नाम लिखना हो उस सेल के ऊपर क्लिक कर दें, यहाँ पर ऑटोमेटिकली C3 लिखा गया है। अब आप जब इसके ऊपर क्लिक कर चुके हैं तो अब जमा, अब की बार भी आप 5 लिखने की बजाय इसके ऊपर क्लिक कर दें तो हम कह रहे हैं जी प्लस C3 बराबर का साइन C3 जमा C4 के C3 को जमा करो C4 के साथ। अब इंटर करते हैं तो जवाब हमें आता है 20 और यहाँ पर हमें सेल्स को जमा किया हुआ भी नज़र आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब की बार फ़ायदा क्या होगा, वो कहता है जी 15 नहीं है 17 है, तो हम यहाँ पर 17 टाइप करेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे पास जवाब भी तब्दील हो गया है, क्योंकि अब एक्सेल इन फिगर्स को नहीं पढ़ रहा बल्कि इनके सेल्स को पढ़ रहा है। यहाँ पर हम कोई और फिगर तब्दील करेंगे तो जवाब तब्दील होगा। इसी तरह आप जितनी दफ़ा तब्दीली करेंगे अब उतनी ही दफ़ा आपका जवाब भी तब्दील होगा। आपको खुद से जो है वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेल आपको खुद ही जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है वो प्रोवाइड कर देगा। तो हमेशा जमा माइनस तफरीक करने के लिए आप जो है सेल्स को आपस में ज़रब या जमा करेंगे। जमा कैसे करेंगे, ज़ाहिर है बराबर का साइन दे के जमा कर देंगे आप। अगर आप इनको जो है वो माइनस कर रहे हैं, माइनस का मैं साइन डाल देता हूँ यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 15 में से 5 को माइनस करेंगे। किस तरह से, बराबर का साइन देंगे C3 माइनस C4 इंटर। तो अब की बार माइनस करके हमारे पास ये जवाब आ रहा है। यहाँ पर अगर हम इन्हें ज़रब करना चाहते हैं, ज़रब के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब की बार बराबर यहाँ पर कीपैड के अंदर आपके पास 1 2 के साथ जमा माइनस जो है वो सारे बटन भी मौजूद होते हैं। यहाँ से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसे। बराबर साइन C3 ज़रब C4 इंटर। तो 15 ज़रब जो है वो 5, जवाब आ रहा है 75। इसी तरह अगर हम इन्हें तकसीम करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम जो है वो सीधा ही, आप समझ गए होंगे कि हम C3 को जो है वो तकसीम करेंगे C4 के साथ। इंटर दबाएंगे तो तकसीम होने के बाद जवाब आ रहा है आपके पास 3। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने यहाँ पर सीधा सीधा तो इनको लिखा नहीं, 15 क्या है 5 क्या है हमें नहीं पता, हमने तो सेल्स को ज़रब दी है, तकसीम किया है, जमा किया है वगैरह वगैरह। अब अगर यहाँ पर किसी फिगर को तब्दील किया जाएगा तो यहाँ मौजूद तमाम जवाब तब्दील होंगे। अब आपको खुद से जानने की ये नहीं है कि इसका जवाब क्या बनता है। अगर आप जो है वो 756 को जो है वो 75 के साथ ज़रब करते हैं तो जवाब क्या आ रहा है आपके पास, तकसीम करते हैं तो जवाब क्या आ रहा है। तो रकम कोई भी हो, अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे कि आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर आप इनको जमा, तकसीम, माइनस वगैरह जो है वो कर सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ें तो जो हैं वो आपकी हो गई हैं। सीधी सीधी जो है वो किसी भी दो हिस्सों को जमा कैसे किया जाता है, दो फिगर्स को तकसीम कैसे किया जाता है, ज़रब कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर एक्सेल के अंदर जो एक मेन हमारा काम होता है ये होता है सम करना, बहुत सारी रकमों को जमा करना। फ़र्ज़ करें कि हफ्ते वाले दिन हमने कुछ पैसे कमाए हैं, फ़र्ज़ करेंगे ये पैसे हमने हफ्ते वाले दिन कमाए हैं, ये पैसे हमने अतवार वाले दिन कमाए हैं। ये तो सेल ही कुछ नहीं हुई ना, ये कुछ पैसे अभी भी सेल नहीं हुई। अच्छा, ये हमारे कुछ दिनों का काम है, ये हम फ़र्ज़ कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें डियर स्टूडेंट्स कि ये हमारे एक हफ्ते भर का काम है, एक दिन ज़्यादा ही हो गया है। ये हमारे हफ्ते भर का काम है, हम टोटल करना चाहते हैं। क्या चीज़ है, पिछली क्लास के अंदर भी हमने यहाँ से सम किया था, लेकिन इसका तरीका सीधा साधा ये है कि आप बराबर का साइन डालेंगे और सम का फार्मूला ऐड करेंगे। बराबर साइन और यहाँ पे लिखेंगे SUM सम, जो यहाँ पर भी लिखा हुआ था आपके पास। सम लिखने के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सम का फार्मूला याद रहे कि ज़्यादा फिगर्स को जमा करने के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता है। ये जमा का फार्मूला है, जमा के फार्मूले को ज़्यादा लफ्ज़ों जो है वो हिस्सों को जमा करने के लिए सम का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। बराबर साइन, सम, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ
जो पहला जितने भी हिस्सों को आप जो है वो जमा करना चाहते हैं, आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे पहले सेल के ऊपर। अब आप ड्रैग करके यहाँ नीचे आ जाएंगे, यहाँ तक इसको छोड़ देंगे। इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं जमा करना चाहता हूँ इन सारे सेल्स को। अगर प्रोफेशनल तरीके से इसके अंदर हाथ से लिखेंगे तो E3 से लेकर ये वाला साइन आप डालेंगे, E3 ये वाला साइन और फिर E9। इसका मतलब है कि E3 से लेकर E9 तक जो है वो सारी चीज़ों को सम कर दें। ब्रैकेट बंद कर दें आप, इसके बाद इंटर करेंगे तो अब आपको इसका जो है वो जवाब यहाँ पर मिल रहा है सम करके कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स अब किसी फिगर को अगर तब्दील किया जाएगा तो यहाँ पर मौजूद आपका तमाम जवाब जो है वो भी तब्दील हो रहा है कुछ इस तरह से, जो जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर होता ये है कि दिन भर में हम जो है वो कुछ पैसे कमाते हैं, पूरे दिन भर के अंदर हम कुछ पैसे जो है वो खर्च करते हैं। फ़र्ज़ करें कि इसी हफ्ते के अंदर हमने कुछ खर्चे किए हैं, कुछ पैसे जो है वो कमाए हैं वगैरह वगैरह कुछ इस तरह से। अब अगर भले हमने पैसे कमाए हैं, कितने कमाए हैं एक हफ्ते के अंदर, टोटल किया जमा ही है हमने, इसको जमा करके इतने हो गए हैं जी 37,481 रुपये। ये कितने पैसे खर्च किए हैं, इवन का ये खर्चा है, हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, लेकिन फिर भी हम इनको जमा ही करेंगे। मतलब यहाँ पर भी हमारा सम ही लगेगा, सम का फार्मूला बार बार लगेगा। हमने यहाँ पर हेडिंग्स नहीं कोई भी दी हुई, सिर्फ आपको समझा रहे हैं। हेडिंग्स हमारी आगे चल के जब हम शीटें बनाएंगे तो उसके अंदर आएंगी। तो यहाँ पर हम कहते हैं जी ये हमारी आमदन है, ये हमारे खर्चे हैं। अगर इनको भी आप जमा करने चाहते हैं तो यहाँ पर भी उसी तरीके से आप सम का फार्मूला पुट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे तो अब हमें पता चला है 4,471 रुपये हमारा जो है वो खर्चा भी हुआ है अगर इतनी आमदन हुई है। अब इन दोनों चीज़ों पे बताने की जो है वो कोशिश मैं आपको ये कर रहा हूँ, आपको अकाउंट्स का थोड़ा सा काम समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि अकाउंट्स क्या है जी। ये हमारे जो है वो आमदन है, ये हमारे खर्चे हैं। अब तीसरी चीज़ रह जाती है हमारी बचत के, हमने पैसे बचाए कितने हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर। तो ऐसी सूरत हाल में आप अपनी जो है वो आमदन के अंदर से माइनस करेंगे अपने खर्चों को, जो पैसे बचेंगे वो आपकी बचत होगी। तो यहाँ पर अगर आप बचत निकालना चाहते हैं तो फिर सीधा काम आपका वही फार्मूला, इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, फिलहाल मर्ज करना आपको आता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम माइनस करना चाहते हैं इस रकम में से इस रकम को, बराबर का साइन डालेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, माइनस का बटन दबाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, E11 में से माइनस करो G11 को, इंटर करेंगे तो सीधा जो है वो हमें इसके अंदर से ये पैसे निकालने तो 33,010 रुपये जो है वो बनते हैं। ये हमारी फिगर है। अब यहाँ पर आप देखें डियर स्टूडेंट्स के, मैं इसको रेड कर देता हूँ कि ये सारी रकमें, ये पैसे हमने कमाए हैं, इनमें गड़बड़ हो सकती है। कल को हमारा ऑनर कहता है कि ये 2500 नहीं है 3500 है या कोई और रकम है, इसको जो है वो अगर जब हम तब्दील करते हैं, इंटर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर मौजूद सारी रकमें तब्दील होंगी क्योंकि हर काम फार्मूले के तहत है। इंटर करते हैं तो यहाँ पर रकम बढ़ी है, यहाँ पर वही रकम है और खर्चा भी ऑटोमेटिकली बढ़ गया है, सॉरी आमदन जो है वो आपकी बढ़ गई है यहाँ पर। इसी तरह अगर जो है वो एक्सपेंडिचर हमारे ज़्यादा बढ़ते हैं, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, इंटर करते हैं तो ज़ाहिर है ये रकम बढ़ी है, अब जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं तो हमारे पास माइनस के अंदर जवाब आ गया है। इसको कम करते हैं, इंटर करते हैं तो अब फिर जो है वो हमारे पास बचत आ गई है। मतलब ये काम हमारे आपने अकाउंट्स के अंदर एज अ अकाउंटेंट कंप्यूटर ऑपरेटर आपने इसी तरह के काम करने होते हैं। एक्सेल के अंदर यही डाटा एंट्री ऑपरेटिंग आपकी होती है। शीटें बनानी आपको आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए आपको इस क्लास के अंदर के जमा कैसे करना है, किसी भी जो है वो सेल्स को माइनस कैसे करना है, ज़रब कैसे करना है, तकसीम कैसे करना है, ज़्यादा रकमों को कैसे जमा करना है और इनमें से फिर बचत वगैरह कैसे निकालनी है। इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ मोटी मोटी बातें जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि अच्छे तरीके से आपको समझ आ रही होंगी। मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ रही है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स समझने के लिए। यहाँ पर आपने कोई भी रकमें हम ले लेते हैं, फ़र्ज़ करेंगे ये 6 रकमें हमारे पास हैं, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, यहाँ हम इसको ले आते हैं। फ़र्ज़ करें डियर स्टूडेंट्स कि ये कुछ जो है वो रकमें हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक मौजूद हैं, पता नहीं कितने पैसे हैं, जो है वो क्या चीज़ है। तो इन रकमों को, इस लाइन में लिखी हुई रकमों को, रोज़ के अंदर लिखी हुई चीज़ें हों
या जो है वो कॉलम के अंदर लिखी हुई चीज़ें हों या रोज़ के अंदर लिखी हुई चीज़ें हों, फार्मूले आपने बस सेलेक्ट ही करना है, कॉलम को सिलेक्ट कर लें, रो को सिलेक्ट कर लें, चीज़ें उस पर जो है वो अप्लाई होंगी। सबसे ज़रूरी चीज़ सम का फार्मूला अभी हमने देखा है, दोबारा नोट फरमा लें कि सम का फार्मूला जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है, SUM सम का फार्मूला। बराबर का साइन आप इससे पहले लाजमी डालेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर अपने सेल्स को जो है वो समझने वाली बात है, लिखने वाली बात इसमें कोई नहीं है। सम का फार्मूला क्या है जी, किस तरह से पुट करेंगे सम का फार्मूला आपको पता ही है। अमूमन मैं जो है वो बच्चों से पूछता हूँ, लेकिन कि अब जो है वो यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बराबर का साइन है, हम लिखेंगे SUM सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग करेंगे, एंटर करेंगे तो हमारे पास सम जवाब आ जाएगा कि इन अगर सारी रकमों को जमा करें मतलब सम करें तो जवाब ये है। ये आपका हो गया एक फार्मूला। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको सम का फार्मूला आता है तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आता है, मैं सम कर सकता हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से जमा कर सकता हूँ। यहाँ पर भी यही फार्मूला पहला आपके पास मौजूद है। फिर इसके बाद एवरेज, यहाँ पर भी वही चीज़ एवरेज थी। अगर आप वहाँ से निकालना चाहें तो ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से एवरेज निकालना चाहें तो ये भी जो है वो ठीक है, पूरा ही लिख देते हैं। अच्छा जी, एवरेज का फार्मूला आपके पास है। अब एवरेज क्या चीज़ है, इसकी भी यहाँ पर जो है वो आपके पास एवरेज का जो है वो मौजूद है। एवरेज क्या चीज़ है, आपके पास तमाम चीज़ों को जमा करने के बाद ये 5 चीज़ें हैं, 5 के साथ हम तकसीम करेंगे तो ये एवरेज होगी। पिछली क्लास के अंदर भी हमने बात किया था कि क्रिकेट के दरमियान आप एवरेज की बात करते हैं कि यार इस एवरेज के साथ जो है वो बंदा अगर खेले मतलब कि ये स्कोर करे या इस एवरेज के साथ चीज़ें बेची जाएं। पिछली क्लास में भी ऐसे हम बात कर चुके हैं कि एवरेज क्या चीज़ होती है। तो अगर आप एवरेज निकालना चाहें तो यहाँ पर सीधा एवरेज का फार्मूला पुट करेंगे। किस तरह से, बराबर साइन उसी तरह से। इसके बाद आप लिखेंगे एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप उसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे J3 साइन और फिर जो है J7 एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एवरेज निकल के जो है वो आ जाएगी कि एवरेज टोटल ये बनती है एक दिन की। इसी तरह एवरेज के बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला होता है काउंट का। यहाँ पर काउंट नंबर्स, इसको पहले भी हम चेक कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, लेकिन फिर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर काउंट का फार्मूला, काउंट गिनने को कहते हैं। काउंट लिख देता हूँ, कीबोर्ड काफ़ी दूर पड़ता है लेकिन लिख दिया मैंने। अच्छा जी, काउंट का फार्मूला जी गिनना है कि ये कितने लंबे जो है वो लिखे हुए हैं, कितने फिगर हैं इसके अंदर, कितनी रकमें लिखी हुई हैं, टोटल हैं कितने लोगों ने काम हमारे साथ किया है वगैरह वगैरह काउंट करना है। आप काउंट का फार्मूला लगाएंगे, बराबर साइन आप देंगे, वही आप काउंट COUNT काउंट लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे तो काउंट हो गए। ये हमें बता रहा है कि 5 टोटल हो गया जी वगैरह वगैरह। ये 5 दिनों का हमारा काम है काउंट होके। इसके बाद आपके पास वही फार्मूलाज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का। मैक्सिमाइज MAX जिसको हम कहते हैं जी बड़ी रकम तलाश करना। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन तमाम रकमों के अंदर बड़ी रकम कौन सी है तो मैक्सिमाइज का फार्मूला लगेगा, बराबर का साइन है MAX, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सिलेक्ट कर लें, ड्रैग करके इंटर दबाएं तो सबसे बड़ी रकम हमारे पास 7568 जो है वो रकम बनती है, बड़ी रकम। इसी तरह अगर छोटी रकम यहाँ से आप तलाश करना चाहते हैं तो मिनिमाइज का फार्मूला है। मिनिमाइज छोटे को कहा जाता है। अगर छोटी रकम आप तलाश करना चाहते हैं तो फिर वही बराबर का साइन MIN मिनिमाइज के लिए, ब्रैकेट स्टार्ट, इसको ड्रैग करेंगे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि हमें रिजल्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलूब है। अदरवाइज अगर आपकी फिगर ज़्यादा लिखी हुई है तो ज़्यादा को सिलेक्ट करें, वो भी जवाब आपके पास आएगा। एंटर करेंगे तो अब हमें छोटी रकम यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये मेन डियर स्टूडेंट्स आपकी जो है वो चीज़ें हैं जो पिछली क्लास के अंदर भी हमने थोड़ी थोड़ी चेक की थी। आज की क्लास के अंदर भी हमने इसको जो है वो देखा है कि जमा हमने किस तरह से करना है। यहाँ पर इसको जो है वो नोट कर लें। तकरीबन इसी से मिलती जुलती एक असाइनमेंट आपकी बुक्स के अंदर मौजूद है।
ये असाइनमेंट आपने इसी तरह से बनानी है जैसे बुक्स के अंदर बनी हुई है, जिसके अंदर साइन भी बने हुए हैं, तीर का निशान भी बने हुए हैं, बॉर्डर लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी प्रोमिनेट होकर नज़र आ रही हैं। फिर कहीं से बॉर्डर हटा हुआ है, कहीं लगा हुआ है। जिस तरह से खैर हो एवर ये असाइनमेंट बनी है, मर्ज हैं सेल, मेरे ख्याल में ये सेल्स मर्ज हैं असाइनमेंट के अंदर, तो मर्ज करके ही आपने बनानी है। चेक हमने ये करना है कि यहाँ पर मौजूद ये जो आपने ये चीज़ें बनाई हैं, अगर यहाँ पर ये 2 चीज़ों को हम तब्दील करते हैं, 5 को हम 8 करते हैं, तो यहाँ पर ये सारा रिजल्ट तब्दील होना चाहिए, क्योंकि सारा फार्मूला है। इंटर करेंगे तो सारा रिजल्ट तब्दील हो रहा है। अगर आपका भी ये रिजल्ट तब्दील हो रहा है तो वेल एंड गुड, आपको बिल्कुल एक्सेल की समझ आ गई है अच्छे तरीके से, अगर ये सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं। अगर ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से तब्दील नहीं हो रही तो फिर ये अफसोस करने की बात है कि अभी तक आपको एक्सेल की समझ नहीं आई। आप इसको दोबारा से रीड करेंगे, ये बिल्कुल जो है वो आसान तरीके से आपको हर चीज़ समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। जमा माइनस तफरीक है यहाँ पर। फिर मुकम्मल सम का तरीका है कि ज़्यादा रकमों को किस तरह जमा करना है। याद रहे कि कोई भी किसी तरह का काम है जमा ही होता है। अगर ज़्यादा रकमें हैं तो वो जमा ही की जाएंगी। अब ये रकमें या जमा करके यहाँ तक पहुँची हैं, जमा होकर यहाँ तक पहुँची, तो अब एक ही दफ़ा हमने इसको माइनस कर दिया, तो लिहाजा ज़्यादा काम जमा का होगा। सम को आप कभी भी जो है वो नहीं भूलेंगे। सम के साथ साथ ये अकाउंट मैक्स मिनिमाइज, इस तरह के फार्मूले भी दीगर आगे चल के आपके इस्तेमाल होते हैं डेट्स वगैरह के साथ, इस तरह के मुख्तलिफ कामों के साथ। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से इस क्लास की जो है वो समझ आई होगी। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 14वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रेट लिस्टें वगैरह बनाने का तरीका जानेंगे। इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि लिस्टिंग करना क्या होता है और इसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, ये चीज़ होती क्या है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि रेट लिस्ट या कोई भी ऐसी जो है वो प्रोडक्ट जिसको आप बेचते हैं, सबसे पहले ज़ाहिर है आप उसको परचेज़ करते हैं। किसी भी अकाउंटेंट को ये पता होना चाहिए कि चीज़ आई कितने की है, बेच कितने रहे हैं, तभी तो आप जो है वो उसकी जेन्युइन बचत वगैरह जो है वो निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर रेट लिस्टिंग वगैरह किसी भी चीज़ की लिस्टिंग जो है वो एक बड़ा ही मामूली काम समझा जाता है। जो है वो एक्सेल के अंदर ये चीज़ें आपको परफॉर्म करना आनी चाहिए। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, न्यू जो है वो एक एक्सेल हम जो है वो ओपन करते हैं। इसको थोड़ा सा जो है वो फॉर्मेट भी कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम जो है वो जाते हैं गूगल के ऊपर। यहाँ पर अगर आप गूगल पे जाके टाइप करें रेट लिस्ट फॉर्मेट इन एक्सेल, तो यहाँ पर आपके सामने बेशुमार इस तरह से फॉर्मेट जो है वो आ जाएंगे। याद रहे कि लिस्टिंग करने का या कोई लिस्ट बनाने का, रेट लिस्ट वगैरह बनाने का कोई एक मेथड नहीं होता। आप जैसे आपको बेहतर लगता है आप उस हिसाब से जो है वो इसको जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुख्तलिफ कंपनीज़ की लिस्टें आपको नज़र भी आ रही हैं। आप जो है वो आज की क्लास के अंदर बस लिस्टिंग करना ही जो है वो इसके अंदर सीखेंगे। किसी भी रेट लिस्ट को आप जनरेट करके जो है वो मुझे दिखाएंगे। यहाँ पर किसी भी रेट लिस्ट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। चले इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। इस बोर्ड के अंदर हमें जो है वो लिस्ट ज़्यादा जो है वो नुमाया होकर नज़र आ रही है। यहाँ पर जो है वो इनके कोड्स वगैरह हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स नेम है। ये भी जो है वो मुझे एक डिमी जो है वो लग रही है। रेट लिस्ट सिर्फ समझाने के लिए किसी टीचर ने बनाई होगी। तो यहाँ पर जो है वो इसकी जो है वो शायद प्रोडक्ट्स वगैरह के नेम है या इनकी कोई जो है वो आइटम्स हैं। यहाँ पर पैकेज है, यहाँ पर टोटल जो है वो इन्होंने प्राइस बनाई हुई है। खैर इसको जो है वो हम साइड पे कर देते हैं, किसी और रेट लिस्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाली रेट लिस्ट जो है वो लैंडस्केप के ऊपर जनरेट हुई है। आप जानते हैं कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप वगैरह क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट, समझने वाली बात यहाँ पर इस क्लास के अंदर ये है कि यहाँ आप किसी भी प्रोडक्ट किसी भी जगह पर आप काम करते हैं तो वहाँ पर ज़ाहिर है किसी न किसी चीज़ को जो है वो सेल किया जा रहा है। ये जो है वो घड़ियाँ हो सकती हैं, ये जूते हो सकते हैं, ये क्रॉकरी का सामान हो सकता है। ये सामान ज़ाहिर है होल सेल रेट के ऊपर लिया जाता है, फिर कस्टमर को जो है ये बेचा जाता है कुछ बचत जो है वो रख के। ये हमारी जो है वो प्रॉफिट होती है, या उस ऑनर की ये वाली जो है वो प्रॉफिट होती है, जिसके अंदर से फिर उसने तनख्वाहें वगैरह भी देनी होती हैं, फिर
ज़ाहिर है एक्सेल जो है या अकाउंट्स का काम कोई एक लिस्ट के ऊपर थोड़ी टिका हुआ है, तो लिस्टें जो है यहाँ पर बेशुमार किस्म की बनानी जो है वो पड़ सकती हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैं अपनी तरफ से जो है वो आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर लिस्टिंग है क्या। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर हमें जो है वो एक रेट लिस्ट बनानी पड़ गई है। अगर इस तरह की लिस्टिंग आप करते हैं, पहली दफ़ा आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेन चीज़ होती है ये हम कह सकते हैं कि सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर को हम यहाँ टाइप करते हैं, फटाफट SR नंबर हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। सीरियल नंबर से मुराद यही 1 2 3 के कितनी प्रोडक्ट्स हमने बेची हैं। दूसरे हिस्से के अंदर हमारा प्रोडक्ट नेम हो सकता है, ये भी टाइप कर देते हैं फटाफट। सेल का जो है वो साइज़ थोड़ा सा हमने जो है वो बड़ा कर दिया है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं परचेज़ रेट। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर रेट लिस्टें भी 2 तरह की हो सकती हैं। वो कैसे कि कुछ रेट लिस्टें ऐसी हो सकती हैं जिनके अंदर हम परचेज़ रेट भी लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने प्रोडक्ट ख़रीदी कितने की है, बेचनी कितने की है। लेकिन कुछ मौक़ों के अंदर हम सिर्फ जो है अपना जो है वो सेल रेट ही लिखते हैं कि हम जो है वो बस इतने की बेच रहे हैं, बस इससे कम जो है वो नहीं बेचेंगे वगैरह वगैरह। तो ये काम सारे मौके की मुनासबत से जो है वो होते हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ करें हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इनको सीरियल नंबर जो है वो देना ज़रूरी है। कितनी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास? 12 प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स के जो है वो कोई भी नाम हो सकते हैं। ज़ाहिर है जिस शॉप पे आप काम करेंगे, जिस अदारे में आप काम करेंगे, वहाँ पे जब लिस्ट जो है वो जनरेट करेंगे, अभी रेट लिस्ट की बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें XYZ कोई भी जो है वो नाम हो सकता है हमारी जो है वो प्रोडक्ट का। आप जो है वो यहाँ पर प्रोडक्ट्स के जो है वो नाम लिखेंगे कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ यहाँ पर ताकि वाज़ेह नज़र आए। फिर जो है वो परचेज़ रेट के फ़र्ज़ करेंगे ये XYZ1 जो है इसका रेट क्या है, हमने ख़रीदी जो है वो कितने की है। फ़र्ज़ करेंगे ये चीज़ हमने जो है वो 750 रुपये की जो है वो बाई की है। अब हम जो है वो इसे अपनी शॉप मार्केट पर माल पर जो है वो बेच रहे हैं, तो हम इसको 800 रुपये की बेच रहे हैं। ये हो गया जी हमारा परचेज़ रेट, ये हो गया हमारा सेल रेट। इसी तरह बाकी आइटम्स के भी जो है वो कुछ ना कुछ रेट्स हैं, कम ज़्यादा जितने भी किसी आइटम के रेट हैं। ज़ाहिर है वो जो रेट आपको बताया जाएगा बिल पर जो है वो मौजूद होगा, ख़रीदने वाला आपको जो है वो देगा, तो वही रेट्स जो है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे वगैरह वगैरह। इस तरह से हमारे पास इनके जो है वो नाम हो सकते हैं हमारी प्रोडक्ट्स के। हमारा जो है वो सीरियल नंबर हो सकता है, परचेज़ रेट हो सकता है, बेचने का जो है वो रेट हो सकता है कि हम ये चीज़ जो है वो कितने की बेच रहे हैं, ये चीज़ हम कितने की बेच रहे हैं वगैरह वगैरह। इसको हम 800 कर देते हैं, 100 बढ़ा देते हैं ताकि कुछ हमारे पास बचत आ सके। 1000 कर देते हैं, इसको हम 1300 रुपया कर देते हैं, और ये हम 1600 कर देते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये होगी आपकी एक मोटी मोटी चीज़। इसी तरह याद रहे कि प्रोडक्ट्स बढ़ती रहेंगी, आप नीचे काम करते रहेंगे एक्सेल के अंदर, आप इसी तरह से सीरीज़ जो है वो जनरेट करते रहेंगे, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे एक्सेल के अंदर। डियर स्टूडेंट्स याद रहे कि मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो काम होता है, प्रिंट आउट इसका चलता रहता है, लेकिन फ़ाइल हमेशा सेव रहती है और जनरेट होती रहती है। एक्सेल के अंदर आपका जनरेट किया हुआ डाटा जो है वो बड़ा अहम डाटा होता है, तो इसको जो है वो बड़ी हिफाजत से रखना होता है वगैरह वगैरह। यहाँ पर जो है हम इसको प्रोमिनेट कर देते हैं। अभी हमने छोटी सी एक रेट लिस्ट जो है वो तैयार की है, दरमियान में ये सारी चीज़ें जो है वो कर लेते हैं। इन सब को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करते हैं, ऑटो फिट, सारी चीज़ें ऑटो फिट हो गई हैं। इसको जो है वो रेड कलर जो है वो हम दे देते हैं क्योंकि हेडिंग है। बाकी इसको जो है वो हम बॉर्डर शॉर्डर लगा लेते हैं खूबसूरती के लिए। आपको जो है वो सिर्फ समझाया जा रहा है कि इस तरह से हमारा काम हो सकता है। इसको थिंक बॉर्डर लगा लेते हैं, गहरा बॉर्डर जिसको कहते हैं वगैरह वगैरह जी। इस तरह से हमारा काम है। यहाँ पर हम जो है वो कंपनी का नाम लिख सकते हैं, हम जो है वो ये
याद रहे डियर स्टूडेंट्स के मैंने शुरू में जो है वो कंपनी का नाम रेट लिस्ट जो है वो तय नहीं की, क्योंकि हमारा काम होता है सेल्स के ऊपर। हम जितने सेल्स को जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं ज़ाहिर है उतने ही सेल्स के ऊपर हम हेडिंग बनाते हैं या फुटर बनाते हैं वगैरह वगैरह। तो दरमियानी काम जो है वो पहले मानी रखता है। आप दरमियानी काम इसमें पहले कर लें। प्रोफेशनल जो है वो इसी तरह से ज़्यादातर करते हैं। दरमियानी काम करने के बाद आपने अगर यहाँ रेट लिस्ट लिखनी है तो आप बजाय यहाँ लिखने के किसी भी मखसूस सेल में लिखने की बजाय आप इन सबको जो है वो सिलेक्ट करके इनको एक सेल बना सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर। फिर यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं रेट लिस्ट। इसके ऊपर अगर आपने कंपनी का नाम भी लिखना है तो फिर आप इन सारे सेल्स को दोबारा से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी कंपनी है आप उसका नाम जो है वो टाइप कर सकते हैं। इसको आपने प्रोमिनेट करना है, बड़ा करना है, आप इस सेल के ऊपर जो है वो मज़ीद काम कर सकते हैं। इसका साइज़ वगैरह जो है वो तय कर सकते हैं। इसके कलर्स पर जो है वो काम कर सकते हैं। ये चीज़ें हम इससे पहले जो है वो पढ़ चुके हैं, आपको जो है वो पता है। तो यहाँ पर आप किसी भी हिस्से पर बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप लाइन लगाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करते हैं मैं कहता हूँ जी इस प्राइम कंप्यूटर कॉलेज के नीचे भी एक लाइन लग जाए, या इसको और बड़ा कर लेते हैं और इसको बिल्कुल दरमियान में ले आते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर बॉर्डर पे जाते हैं तो यहाँ पर अंडरलाइन पहले ही हिस्से पे मौजूद है, क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे अंडरलाइन भी मौजूद है। तो एक्सेल के अंदर आप किसी भी तरह की लिस्ट जनरेट करके इसको एक्सटेंड करते जाते हैं, इसके अंदर काम करते जाते हैं। ये आपकी होती है लिस्टिंग करना। याद रहे कि पहले आप लिस्टिंग करेंगे किसी भी चीज़ को जो है वो प्रॉपर तौर पर अपने पेजेस के ऊपर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लेके जाएंगे, तभी फिर आप उस पर आगे चल के काम कर सकेंगे। अब यहाँ पर अगर आपने बचत भी निकालनी है तो वेरी इजी, आप जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मैं आपका और ले लेता हूँ, इनको एक खाने और को मर्ज कर लेते हैं। ऐसे हो सकता है बिल्कुल, आप जो है वो इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करके भी मर्ज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पर फ़र्ज़ करें हम जो है वो अपनी जो है वो इनकम भी निकाल रहे हैं कि हमारी बचत क्या है, हमारा जो है वो सेविंग क्या है। यहाँ पर सेविंग क्या है जी, हमारी सेविंग हमारी जनाब क्या हो सकती है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर मज़ीद आपने सेविंग भी शो करनी है तो आप इस रकम के अंदर से इस रकम को जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका जवाब आएगा। पिछली क्लास के अंदर आपने फार्मूले वगैरह जो है वो पढ़ लिए हुए हैं। फार्मूलों को पुट करने के बाद, किसी एक फार्मूले को पुट करने के बाद फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये 800 की 750 की आई है, 800 की हम बेच रहे हैं तो हम 800 के अंदर से इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ जवाब आएगा। माइनस कैसे करना है, प्रोफेशनल तरीका वही कि 800 को आप सिलेक्ट करेंगे, माइनस दबाएंगे, बराबर का साइन पहले डालेंगे लाजमी। F4 में से माइनस कर रहे हैं हम E4 को, इंटर दबाने से हमारे पास इसकी माइनस शुदा रकम आ गई है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि आप किसी भी एक फार्मूले को ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करके वही फार्मूला जो है वो आपके बाकी भी ऑटोमेटिक, क्योंकि एक्सेल इंटेलिजेंट है, सभी का जवाब वो आपको दे देगा। आपको बार बार इन पर भी ये चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले सेल के ऊपर आप अप्लाई करें, इसको फिर ड्रैग कर दें, तो अब जितनी जितनी आपकी बचत है वो यहाँ पर आपके सामने आ रही है। कैलकुलेशन का काम हमने पिछली एक शीट के अंदर भी किया था, लेकिन आगे चल के हम मज़ीद इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल आप सिर्फ लिस्टिंग सीख रहे हैं। इस क्लास के अंदर आप किसी भी चीज़ की लिस्ट बनाना जो है वो इसको समझेंगे। लिस्टें मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती हैं। आगे एक्सेल के अंदर जाके हमने यही काम परफॉर्म करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको जो है वो पता चल गया होगा कि रेट लिस्ट जो है वो इसमें कैसे बनाई जाती है। बिल्कुल इसी तरह डियर स्टूडेंट, जैसे हम रेट लिस्ट यहाँ बनाई है हमने, इसी तरह हमारी जो है वो डॉक्टर लिस्ट हो सकती है, जैसे कि मेडिकल रैप वाले लोगों के लिए होती है। इसी तरह से हमारी जो है वो शॉपकीपर्स की जो है वो लिस्ट हो सकती है, फार्मर की जो है वो लिस्ट हो सकती है, कॉलेज के स्टूडेंट्स की जो है वो लिस्ट हो सकती है, वगैरह वगैरह। इस तरह से हर काम आपका लिस्टिंग पर ही जो है वो टिका हुआ है। उम्मीद है कि आज की क्लास के अंदर आपको लिस्टिंग के मतलब जो है वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल हो चुकी होगी। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।
वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 15वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा एंट्री शीट और डाटा बेसिस वगैरह किस तरह से बनाई जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक न्यू एक्सेल ओपन कर लेते हैं। आपके पास एक असाइनमेंट भी इस तरह की मौजूद। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इसको जो है वो थोड़ा सा स्टाइल मैं इसका ठीक कर लेता हूँ, टाइटल स्टाइल के अंदर ले आता हूँ ताकि आपको प्रॉपर ये सारी चीज़ें नज़र आ सकें। इसके अंदर हम जो है वो डियर स्टूडेंट्स लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, डाटा एंट्री लिस्ट, जिसके अंदर हम जो है वो किसी भी फर्म का डाटा, किसी भी स्कूल का, किसी भी अदारे का मुकम्मल डाटा जो है वो एक ही शीट के अंदर दर्ज करेंगे। फ़र्ज़ करें कि हम किसी स्कूल या कॉलेज का डाटा एंटर कर रहे हैं कि इस स्कूल कॉलेज के अंदर जो भी तालिब इल्म जो है वो दाखिल होता है, हम उसको एक ही रिदम के अंदर लिखते जाते हैं। ख्वाह वो मेल है, ख्वाह वो फीमेल है, ख्वाह वो जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स कर रहा है, ख्वाह वो जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा है, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो हम एक ही शीट के अंदर लिखते जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर बहुत सारे मरीज़ जो है वो आते हैं, तो एक आदमी जो है वो जब आपको पर्ची वगैरह देता है तो वो तमाम डाटा जो है वो लिख रहा होता है। इसी काम के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर्स वगैरह भी रखे जाते हैं। यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को इस तरह के काम करना पड़ते हैं जिसके अंदर शीट पहले से बनी हुई होती है, बस इसने डाटा ही एंटर करना होता है, जितना भी न्यू डाटा हो। खैर, यहाँ पर एक शीट हम बना रहे हैं, डाटा एंट्री शीट। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास कॉलेज है, एक कॉलेज का हम छोटा सा जो है वो रिकॉर्ड बना रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम जो है वो सीरियल नंबर दर्ज कर लेते हैं। याद रहे कि हेडिंग हम बाद में रखेंगे, यहाँ पर पहले तो हम डाटा के ऊपर जो है वो नज़र रखेंगे कि इसका डाटा क्या है। तो सीरियल नंबर से मुराद जो है वो जितने भी आपके पास लोग होंगे, जितने भी तालिब इल्म होंगे, सभी एक रिदम के अंदर हम लिखेंगे। लिखने का आसान तरीका ये है कि हम यहाँ पर एक लिखते हैं, फिर यहाँ फिल हैंडल की मदद से कंट्रोल दबा के हम इसको ड्रैग करते हैं, तो ये अब एक लिस्टिंग की सूरत में हमारे पास आ गया है। अभी थोड़े से जो है वो जनरेट कर लेते हैं 1 से 13 तक। इसके बाद जो है वो हम स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पे रखते हैं। जिस तरह से शीट हमारी असाइनमेंट के बनी हुई है बुक के अंदर, तकरीबन उसी तरह से हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको इसी तरह से बनाएं। उम्मीद है कि मुकम्मल शीट हम बिल्कुल सादा पेपर पे बना रहे हैं। मुकम्मल शीट जब क्रिएट होगी तो सारी चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी कि समझाना क्या मकसूद है। यहाँ पे हम दूसरे नंबर पर रोल नंबर है हमारे पास, रोल नंबर लिखते हैं, रोल नंबर बी। रोल नंबर के बाद हम इनको बड़ा करते जाते हैं थोड़ा थोड़ा। रोल नंबर के बाद नेम है जी स्टूडेंट का, फिर फादर नेम है, इसको स्टूडेंट के फादर का नेम है, फिर फादर नेम के बाद यहाँ पर है जी जेंडर, जेंडर के बाद यहाँ पर है जी मोबाइल नंबर लगा लेते हैं। मोबाइल नंबर के बाद एड्रेस। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि यहाँ पर तो हम एक डिमी शीट बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के तहत, लेकिन जब आप शीट क्रिएट करेंगे तो इसके अंदर तमाम डाटा असल पुट करेंगे जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो। यहाँ जैसे कि यहाँ पे कोर्सेज अगर आप बताना चाहें कि कौन कौन से कोर्सेज कर रहा है बच्चा, वो भी एक जो है वो कॉलम हम बना लेते हैं, बल्कि बना ही लेते हैं। एक कॉलम को हम यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एक सेल को जो है वो हम कॉपी कर सकते हैं। ये आपकी असाइनमेंट में नहीं है, मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा ऐड किया है कोर्स नेम, तो कोर्स नेम भी हम ऐड करते हैं।
अब फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर हम एक बच्चा जो है वो इंटर कर रहे हैं 201, इसका जो है वो रोल नंबर है, नाम इसका जो है वो कुछ भी ABC वगैरह वगैरह हो सकता है। इसके बाद इसका फादर नेम कुछ भी XY जी, सिर्फ हम तसव्वुर कर रहे हैं, सच्ची मुच्ची के नाम नहीं है। तो यहाँ पर जस्ट जो है वो कोर्स नेम हो सकता है कि ये बेसिक IT हो या MS ऑफिस। ये बच्चा हमारे पास MS ऑफिस के अंदर जो है वो पढ़ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स कर रहा है। मेल है जी, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। एड्रेस किसी भी सिटी से ताल्लुक़ हो सकता है। आप बिल्कुल सही एड्रेस मेंशन करेंगे। यहाँ पर मैं कह देता हूँ जी फैसलाबाद से ताल्लुक़ है। इसी तरह आपके पास डाटा जमा होता रहेगा। आप जो है वो यहाँ पर ज़ाहिर है इसी तरह से रोल नंबर को एक्सटेंड करते जाएंगे। नाम इसके बाद कोई अगर बच्चा आता है तो आप ज़ाहिर है इसी तरह से उनके नाम रखेंगे और फिर इसी तरह से आप जो है वो इनके फादर नेम, जो भी रियल में इनके फादर नेम होंगे वो आप तय करेंगे। फिर इनके जो भी कोर्सेज होंगे, फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर बच्चा ये हम कंट्रोल के बगैर ड्रैग करेंगे ताकि एक एक नंबर एक्सटेंड होता है। यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज हो सकते हैं। बेसिक IT का कोर्स कोई बच्चा कर सकता है, कोई बच्चा जो है वो वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकता है, यहाँ पर कोई SEO कोर्स कर सकता है। सोशल मीडिया कोर्स हो सकता है वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज हो सकते हैं। हम इन्हें ही ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेल फीमेल्स दोनों तरह के तालिब इल्म हो सकते हैं, लिहाजा हम इसे भी एक्सटेंड कर लेते हैं। इसी तरह से मोबाइल नंबर भी ज़ाहिर है हर स्टूडेंट का जो है वो अलग-अलग होगा। हर स्टूडेंट हो सकता है कि कुछ लोग तालिब इल्म फैसलाबाद से हों, कुछ लाहौर से हों, कुछ मुल्तान से हों। हम मेंशन करेंगे। इस्लामाबाद। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलफ सिटीज़ के अंदर जो है वो सिटी से बिलोंग करने वाले तालिब इल्म पढ़ रहे हैं। नाजरीन, यहाँ पर स्टूडेंट्स बताने वाला मकसद ये है, शीट आपको नज़र आ रही है, इस शीट के अंदर हम जो है वो देख रहे हैं इसकी हेडिंग है। हम हेडिंग को थोड़ा सा कलर तब्दील कर देते हैं ताकि पता चले कि हेडिंग है। यहाँ पर ये हमारे पास एक डाटा एंट्री शीट है। इसी तरह जब आप कहीं पर काम करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के हवाले से तो इस तरह की एक शीट आपके सामने होती है। यहाँ पर आज जो है वो कोई न्यू स्टूडेंट आया है तो आप सीरियल नंबर एक्सटेंड करेंगे, रोल नंबर यहाँ पर देखेंगे कि उसका क्या है, उसका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, कोर्स उसका कौन सा है, जेंडर उसका क्या है, नंबर उसका क्या है, एड्रेस उसका क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो कुछ भी आपको करके दिया जाएगा। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये तो हो गई है सीधी सीधी हमारी शीट। इस शीट की जो है वो हम अब थोड़ी सी इसका हेडर भी तय कर देते हैं। यहाँ पर ये जनाब है, इसको मर्ज करते हैं और इसको हम बताते हैं एक स्टूडेंट लिस्ट। स्टूडेंट लिस्ट हमारे पास मौजूद है। याद रहे कि ये डाटा एंट्री ऑपरेटिंग शीट जो है वो हमारी स्टूडेंट लिस्ट हो सकती है, हमारी डॉक्टर लिस्ट हो सकती है, हमारी फार्मर लिस्ट हो सकती है, किसी भी तरह की लिस्ट हो सकती है, हमारे जो है वो वर्कर्स जितने भी हैं उसकी लिस्ट हो सकती है। तो यहाँ पर अब लिस्टें मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। यहाँ पर याद रहे कि हर लिस्ट जो है उसके अंदर डाटा मौजूद होता है और इसे डाटा एंट्री ऑपरेटिंग शीट कहा जाता है। यहाँ पर हम इसका वाज़िया करते हैं कि ये जनाब स्टूडेंट लिस्ट है। फिर यहाँ पर अदारा हम वाज़िया करते हैं। पहले भी आप कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में करना जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। 2-3 लाइनें छोड़ दें या आप बना भी सकते हैं दोबारा से।
कौन सा अदारा है हम इसको वाज़िया करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं, मर्ज कर देते हैं इन सेल्स को और यहाँ पर हम अदारे का नाम भी टाइप कर देंगे जी। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स अब एक लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। ये लिस्ट वहाँ कितनी भी लंबी हो, यहाँ पर ये काफ़ी जो है वो ज़्यादा इसकी तादाद हो सकती है और थोड़ा सा इसको ज़्यादा वसी कर लेते हैं। इसी को मैं ड्रैग करता जा रहा हूँ, लेकिन आपके पास ये यकीनन रियल डाटा होगा, जो भी लोगों का डाटा हो। अभी मैं सिर्फ समझाने की गर्ज से ये चीज आपको दिखा रहा हूं। यस, ये एक शीट है जी। शीट जो है वो एक्सेल को आप जानते हैं कि ख़त्म होने वाला किस्सा नहीं है। एक्सेल के अंदर बहुत सारी रोज मौजूद हैं, जो है वो लाखों के तादाद के अंदर। यस, इसके अंदर रोज मौजूद हैं। आपने यहाँ पर एक शीट जो है वो तैयार कर ली है। शीट के अंदर इसी तरह से आपकी शीट भी जो है वो बनी होनी चाहिए, जो आपकी असाइनमेंट है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो समझने वाली बात है, हम थोड़ा सा जो है वो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पूरी शीट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसको जो है वो सेटिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें हम सेंटर में लेके आते हैं। ये तमाम नाम सेंटर में हैं, सारी चीज़ें, ये भी सेंटर, खैर ये भी तमाम चीज़ें सेंटर में हमारे पास पहुँच चुकी हैं। अब यहाँ पर फ़िलहाल के लिए तो हमें पता है कि जी टोटल हमारे पास 19 तालिब इल्म हैं। कोई हमारे पास ऑफिस का कोर्स कर रहा है, कोई हमारे पास सोशल मीडिया का कोर्स कर रहा है, हमारे पास फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, लेकिन ये नहीं पता कि फीमेल्स टोटल कितने हैं, मेल्स कितने हैं, और टोटल कौन कौन सा बच्चा कौन कौन सा जो है वो कोर्स कर रहा है। अलहदा इन चीज़ों से ये भी हमने देखना है कि फैसलाबाद से कितने लोग पढ़ते हैं, लाहौर से कितने लोग पढ़ रहे हैं, मुल्तान से कितने लोग पढ़ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो अलहदा से करना, अलहदा इनको डिफाइन करना, ये होती है आपकी डेटाबेस। तो शीट बनाना तो कोई काम नहीं है, आप आसानी के साथ शीट इसमें बना सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बनाई है। अब ज़रा डेटाबेस किस तरह से की जाती है, इसके अंदर हम समझने वाले हैं। यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन को, फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन किस तरह से वर्क कर रही होती है। यहाँ पर याद रहे डियर स्टूडेंट्स के आपने अपने जो है वो हेडिंग से लेके आपके डेटे की जो हेडिंग्स है, आपने इस हेडिंग से लेके आपने मुकम्मल शीट को सिलेक्ट कर लेना होता है। इसको अप्लाई करने से पहले यहाँ पर सिलेक्शन, जितनी आप सिलेक्शन करते हैं उतने पर आपका फॉर्मेट जो है वो एज टेबल अप्लाई होता है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो फॉर्मेट एज टेबल आपके पास दो तरह के काम करेगा। यहाँ पर एक तो आप इसके ऊपर किसी भी डिज़ाइन के ऊपर जस्ट क्लिक करके इस डिज़ाइन को जो है वो ले सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, एक छोटा सा बॉक्स आपके पास जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर एक फार्मूला जो है वो पहले से टाइप किया हुआ है, आपने जस्ट इस यहाँ पर ओके प्रेस करना होता है। जैसे ही आप ओके प्रेस करते हैं तो अब आपकी मुकम्मल जो है वो शीट डेटाबेस में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सीरियल नंबर जो है वो इसके साथ एक छोटा तीर का निशान अपीयर हो चुका है। इस तीर के निशान के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अंदर भी आपको ऑप्शन नज़र आ रही हैं। इसी तरह आपकी शीट के अंदर जो है वो हर रो ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर, ज़्यादा वाज़िया होकर दिखाई दे रही है। अब इस तरह से शीट बना लेने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप देखना चाहें कि यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि सिर्फ फैसलाबाद से कितने लोग जो है वो यहाँ पर हमारे पास अदारे में हैं, पढ़ रहे हैं, या आपसे आपका बॉस कहता है कि मुझे सिर्फ फैसलाबाद वाले लोगों का, वो मेल और फीमेल दोनों जो है वो फैसलाबाद से तल्लक रखते हैं, उनका मुझे रिकॉर्ड चाहिए, कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या उनके नाम है, क्या रोल नंबर है, वगैरह वगैरह। तो ऐसी सूरत हाल में आप इसी शीट के एड्रेस कॉलम के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पर तीर का निशान मौजूद है। नीचे अगर आएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सॉर्ट वगैरह की ऑप्शंस अप्लाई हो चुकी होती हैं। सॉर्ट ऑप्शंस को हम इससे पहले देख चुके हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अलहदा आपको तमाम कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। आप सेलेक्ट ऑल के चेक को हटा दें और अगर आप सिर्फ फैसलाबाद का डाटा देखना चाहते हैं तो आप जस्ट फैसलाबाद के ऊपर चेक लगा दें। ओके करने पर आपकी तमाम शीट्स के अंदर बाकी डाटा हट जाएगा और सिर्फ फैसलाबाद का डाटा, हम कह सकते हैं कि फैसलाबाद के अंदर से ये 5 मेल और 2 फीमेल्स हमारे पास यहाँ कॉलेज में पढ़ रहे हैं।
इसी तरह अगर आपको कहा जाता है कि सिर्फ हमें मेल्स का डाटा चाहिए, फीमेल्स का डाटा नहीं चाहिए, फैसलाबाद के लोग होने चाहिए लेकिन मेल ही होने चाहिए, फीमेल्स नहीं होनी चाहिए, आप यहाँ पर जेंडर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपके पास वही ऑप्शंस मौजूद है जिसमें मेल और फीमेल्स अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से फीमेल्स वाले को अनचेक कर दें और ओके करते हैं तो अब सिर्फ हमें मेल्स का डाटा नज़र आ रहा है और इसी तरह से हम इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ये भी याद रहे डियर स्टूडेंट्स के यहाँ पर आपके एड्रेस कॉलम के बाद अब आपको साइन तब्दील नज़र आ रहा है और जिस पर आपने सॉर्ट फिल्टर अप्लाई नहीं किया उसका साइन तब्दील है। इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि हमने कहाँ पर फिल्टर अप्लाई किया है और कहाँ पर हमने फिल्टर अभी तक अप्लाई नहीं किया। तो अगर आप फिल्टर जहाँ पर आपने अप्लाई किया है ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा से आप यहाँ पे क्लिक करके इसको दोबारा से सिलेक्ट ऑल कर दें, ओके कर दें और इसको भी आप दोबारा से सिलेक्ट ऑल करके ओके कर दें। आपकी तमाम शीट आपके सामने है। इसी तरह से अगर आपको कोई कहता है कि जी यहाँ पर कोर्सेज नेम है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स कौन कौन से लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर बेसिक IT, SEO, सोशल मीडिया इसको ख़त्म कर देते हैं और ओके करते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स करने वाले ये वाले स्टूडेंट्स हैं जिसके जो है वो 201 रोल नंबर है, 205 रोल नंबर है, 209 है वगैरह वगैरह। इसके अंदर 6 मेल्स और 2 फीमेल्स जो हैं वगैरह वगैरह मौजूद है। इसी तरह से अगर हम जो है वो यहाँ पर चाहते हैं कि हमें पता चले कि बेसिक IT कोर्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स दोनों कौन सा कर रहे हैं, यहाँ पर याद रहे कि जिसको आप हटाना चाहें हटा सकते हैं, जिस पर चेक लगाना चाहें लगा सकते हैं। बड़ी ही बेहतरीन, बड़ी ही मज़ेदार ऑप्शंस हैं यहाँ पर। मेन जो है वो समझ लेंगे एक्सेल की पावर्स हैं, ये वाली चीज़ें आपको और किसी सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं मिलती। ओके करते हैं तो अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो बेसिक IT वाले जो है वो कौन कौन से लोग हैं और इनके रोल नंबर वगैरह कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स, सीधा और सिंपल काम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उम्मीद है कि इस क्लास के अंदर बड़ी डिटेल से हमने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू करके जो है वो ये चीज़ें सारी समझाने की कोशिश की है कि डाटा एंट्री शीट किस तरह की है। जब आप काम पर जाएंगे तो किसी भी तरह की शीट आपके सामने आए तो आप जो है वो इसको बआसानी ऑपरेट कर सकते हैं। फिर अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और एक शीट मुकम्मल शीट आपको ऑपरेट करने का मुकम्मल इख्तियार है तो उसके बाद आप उसमें से सॉर्ट एंड फिल्टर्स की ऑप्शन, फॉर्मेट एज टेबल की ऑप्शन लगा के तो आप इसको जो है वो डेटाबेस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि बड़ी फर्म्स के अंदर यूज़ किया जाता है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स के यहाँ पर आप आज जो है वो डाटा एंट्री और डाटा बेसिस वगैरह के बारे में समझ चुके होंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 16वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रेफरेंस शीट वगैरह किस तरह से बनाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, टेबल ऑफ 2 असाइनमेंट आप लोगों की 5वीं असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट भी इसी हवाले से है। इसके अंदर हम जानेंगे कि रेफरेंस क्या होते हैं और एक्सेल में इनको अप्लाई किस तरह से किया जाता है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2 तरह के रेफरेंस यूज़ होते हैं जिसके अंदर फिक्स रेफरेंस और वेरिएबल रेफरेंस शामिल हैं। यहाँ पर हम एक न्यू शीट ओपन कर लेते हैं। इसको थोड़ा जो है वो मैं टाइटल दे देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी से नज़र आए। फ़र्ज़ करें डियर स्टूडेंट्स के यहाँ पर किसी एक सेल के अंदर कुछ रकम लिखी हुई है। ये जो है पेट्रोल की कीमतें हो सकती हैं, ये जो है वो सोने की कीमत हो सकती है, डॉलर की कीमत हो सकती है, कोई भी जो है वो ट्रेडिंग आइटम हो सकती है जो कम ज़्यादा जो है वो होती रहती है। या फिर आप यूँ समझ लें कि इस रकम पर हमारा इंसार ज़्यादा होता है पूरी शीट का। यहाँ पर मैं कुछ छोटी रकम लिख लेता हूँ। यहाँ पे 22 हमने लिखा है।
अगर हम चाहते हैं कि हम किसी और सेल के अंदर भी यही 22 लिखें और अगर ये कभी 23 हो तो हमारे उस सेल के अंदर भी 23 ही हो, क्योंकि यही तो हमारी असल रकम है जिस पर हम काम कर रही हैं। तो आप इस रकम का रेफरेंस पास कर सकते हैं किसी दूसरे सेल के अंदर। किस तरह से, आप जस्ट जो है वो यहाँ पर इक्वल साइन टाइप करेंगे और उस सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे। उस सेल का नाम यहाँ लिखा गया है B2 सेल, आप इंटर करेंगे तो अब आपका यहाँ पर लिखी हुई रकम यहाँ पर नज़र आ रही है। ये कॉपी पेस्ट नहीं है, ये जो है वो आपका रेफरेंस यहाँ पे पास हुआ है। याद रहे कि रेफरेंस इसी चीज़ को दिखा रहा होता है। अब अगर आप 22 को 25 करते हैं तो ज़ाहिर है आपकी लिखी हुई रकम भी यहाँ पर तब्दील हो रही है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, रेफरेंस आप मुख्तलिफ शीट्स के अंदर पुट करते हैं। रेफरेंस को अच्छे तरह से समझ लेना जो है वो ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं इस रेफरेंस के ऊपर तो अब आपको यहाँ पर 25 लिखा नज़र आ रहा है, ऊपर आपको इक्वल और B2 लिखा नज़र आ रहा है। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सिंपल आपको 25 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ये ओरिजिनल रकम है और ये इसी रकम का रेफरेंस है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस रकम को ड्रैग करते हैं यहाँ इस सेल के ऊपर क्लिक करके, फिर हैंडल की मदद से अगर आप इसे नीचे ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर इस 25 के नीचे जो है वो 000 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये इस रेफरेंस को ड्रैग किया जा रहा है असूली तौर पर। अगर आप यहाँ देखें पहले सेल के अंदर तो B2 है, दूसरे सेल के अंदर देखें तो B3 है, तीसरे सेल के अंदर देखें तो B4 है। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें तो ये वाला सेल B3 है, ये B3 का रेफरेंस बन चुका है। ये सारा काम आपका वेरिएबल रेफरेंस कहलाता है। अगर इस 25 के नीचे मैं कुछ लिखता हूँ, 55 लिख देते हैं, एंटर करते हैं, तो आप देखेंगे कि चूंकि यहाँ पे इसका रेफरेंस बना था अब यहाँ पर भी 55 लिखा गया है। इसी तरह अगर हम यहाँ कुछ रकमें लिखते हैं तो ये यहाँ पर भी तब्दील हो रही हैं। ये सारा अमल आपका वेरिएबल रेफरेंस कहलाता है। लेकिन वेरिएबल रेफरेंस से ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है फिक्स रेफरेंस की, और इसी फिक्स रेफरेंस को अभी हम टेबल में यूज़ भी करने लगे हैं। तो फिक्स रेफरेंस बनाने के लिए फ़र्ज़ करें कि आपके पास यहाँ कुछ रकम लिखी हुई है, आप इस यहाँ पे एक रकम लिखी हुई है, आप इसका रेफरेंस पास करना चाहते हैं। पहले तो हमने जो है वो सिंपल इसका रेफरेंस पास किया है जिसको जो है वो वेरिएबल रेफरेंस कहा जाता है। अब अगर हम इक्वल का साइन देते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इंटर दबाने से पहले अगर आप अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करते हैं तो अब एक यहाँ पर आपको B से भी पहले डॉलर साइन नज़र आ रहा है और 2 से भी पहले डॉलर साइन नज़र आ रहा है। ये जो है वो इसको फिक्स करने के लिए होता है। ज़्यादा खैर इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको इंटर करते हैं तो अब इसी का रेफरेंस यहाँ पर पहुँच चुका है। अब ये वाला जो रेफरेंस है यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक फिक्स रेफरेंस है जिसके अंदर डॉलर साइन लगे हुए हैं। अब अगर हम इसे ड्रैग करते हैं यहाँ नीचे तो अब की बार सिर्फ इसी का रेफरेंस नीचे भी पास हो रहा है, नीचे लिखी हुई रकमों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी कि यहाँ पर अब हमने एक रेफरेंस को फिक्स कर दिया है कुछ इस तरह से। तो फिक्स रेफरेंस कैसे यूज़ होते हैं, वेरिएबल रेफरेंस कैसे यूज़ हो रहे हैं, अभी हम एक जो है वो इसमें शीट आपको मिली है कुछ इस तरह से, टेबल ऑफ 2। अब ये टेबल किस तरह के हैं, पहला जो टेबल है ये बिल्कुल एक सिंपल तरीके से टेबल लिखा है जो कि एक्सेल के अंदर कोई भी लिख सकता है, जिसे अमूमी तौर पर जो है वो एक्सेल आता है। लेकिन ये दूसरा टेबल जो है ये एक जो है वो रेफरेंस के साथ बनाया गया टेबल है। अगर पहले टेबल में हम 2 को 3 करते हैं तो नीचे मौजूद टेबल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दूसरे टेबल के अंदर हम 2 को 3 करते हैं तो नीचे मौजूद टेबल भी 3 का हो जाता है, 4 करते हैं तो 4 का टेबल हो जाता है, 6 करेंगे तो 6 का टेबल हो जाएगा। होएवर हम यहाँ पर कोई भी रकम पुट करेंगे तो टेबल भी उसी हिसाब से तब्दील होगा जो कि हमारा फिक्स रेफरेंस है। और जिस तरह से हम शीट्स में किसी फिक्स आइटम को जो है वो इसमें पेश करते हैं, शीट के अंदर दिखाते हैं, ये उस पर काम कर रहे होते हैं। यहाँ वापस आ जाते हैं, दोनों टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। पहले टेबल को अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 सेल हम सेलेक्ट करते हैं, मर्ज करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं टेबल ऑफ 2। इसी तरह से यहाँ पर हम
सीधा 2 लिखते हैं और इसे ड्रैग कर देते हैं 10 दफा, सॉरी, और यहाँ पर हम ज़रब के लिए साइन देंगे, x का साइन ज़रब के लिए यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम 1 और फिर कंट्रोल दबा के हम इसको ड्रैग करेंगे। इसी तरह से ये हमारा एक टेबल लिखा जा रहा है जी। फिर यहाँ पर इक्वल साइन लिखने के बाद आपने कहीं क्लिक नहीं करना होता, क्योंकि इक्वल साइन फार्मूले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट कहीं इक्वल साइन ही इस्तेमाल करना है, तो इसको लिखने के बाद इंटर दबाना पड़ता है ताकि इसे कंफर्म किया जा सके। अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम सीधा 2 लिख सकते हैं, दूसरे सेल के अंदर 4 लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि एक्सेल जो है वो इंटेलिजेंट है और इसी तरह से इसको ये मैनेज कर सकता है। तो हमारा 2 का टेबल जो है वो एक नॉर्मल तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। सारे सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और कुछ इस तरह से हम इसको बॉर्डर लगाने के बाद हम कहते हैं जी हमारा टेबल रेडी है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेबल तो हमारा रेडी है, लेकिन यहाँ अगर हम इस 2 को तब्दील करने के बाद 3 करते हैं, इंटर दबाते हैं, तो यहाँ नीचे फिर भी जो है वो 2 का टेबल ही मौजूद है, 3 का टेबल यहाँ पे नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम अगर एक ऐसी शीट बनाते हैं जिसके अंदर हम रेफरेंस पास करते हैं, ऊपर से हम किसी रेफरेंस को तब्दील करते हैं, तो ऑटोमेटिकली नीचे मौजूद सारी चीज़ें इसमें तब्दील हो जाती हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, दूसरा जो है वो टेबल हम देखेंगे, दूसरे टेबल को भी इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन ये हम जो है वो 5 सेल मर्ज करने की बजाय हम इस वक्त 4 सेल मर्ज करेंगे और इन 4 सेल्स के अंदर हम लिखेंगे टेबल ऑफ और यहाँ पे 2 अलग से। अब नीचे वही तरीकाकार है, हमें पता है कि फार्मूला किस तरह से इस्तेमाल करना है और रेफरेंस। यहाँ पर अब हमें चूंकि 2 का ही टेबल लिखना है तो यहाँ हाथ से 2 लिखने की ज़रूरत नहीं, हम जो है वो इसी का रेफरेंस यहाँ पर पास कर सकते हैं। बराबर का साइन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, F4 दबाएंगे ताकि रेफरेंस को फिक्स किया जा सके, क्लिक करते हैं और एंटर कर देते हैं। अब इस 2 का रेफरेंस यहाँ पे पहुँच चुका है। अब अगर हम इससे ड्रैग करते हैं कुछ इस तरह से, तो अब आप इसी का रेफरेंस यहाँ देख रहे हैं। 2 को हम 5 करेंगे तो अब यहाँ सभी जगह हमें 5 लिखा नज़र भी आ रहा है। यहाँ पे हम ज़रब का साइन देते हैं, यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, यहाँ पर बराबर का साइन है और इन दोनों को हम अब कोशिश करेंगे ज़रब देने की, ताकि 2 जो है वो 1 से ज़रब खाए, 2 2 से ज़रब खाए, 2 3 से ज़रब खाए, ये 2 ये ऊपर ही 2 मौजूद हो। यहाँ पे बराबर का साइन, ज़रब का फार्मूला आपको आता है। 2 के ऊपर क्लिक करते हैं, ज़रब 1 के ऊपर क्लिक करते हैं, इंटर करते हैं, तो जवाब हमारे पास आ जाता है 2। इसी तरह से अगर अब हम इससे ड्रैग करते हैं, अमूमन जिस तरह से हम रेफरेंस को ड्रैग करते हैं कुछ इस तरह से, तो अब ये हमारा फार्मूला मुकम्मल हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो है वो H3 ज़रब J3 है। इसी तरह से अगर हम इसे नीचे ड्रैग करते हैं तो दूसरा हमारा H4 जमा J4 है। आप जो है वो इसे मुकम्मल ड्रैग करते हैं, ये आपका यहाँ पे हमने इस्तेमाल कर लिया है फिक्स रेफरेंस और यहाँ पे हम उसी तरह से वेरिएबल रेफरेंस ही इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों ही हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब अगर हम इस सारे को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और डबल क्लिक करके जो है वो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर मौजूद टेबल बॉर्डर लगा देते हैं और यहाँ अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा इधर भेजेंगे हम और इसको हम इस तरफ भेजेंगे और यहाँ पर 2 वाली साइड से हम, आप जानते हैं कि बॉर्डर किस तरह से ख़त्म किया जाता है, बॉर्डर ख़त्म करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों टेबल दिखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। एक टेबल हमने नॉर्मल तरीकाकार की मदद से बनाया है जिसमें हमारी सारी वर्किंग नॉर्मल है। दूसरा टेबल हमने रेफरेंस पास किए हैं जिसके अंदर हमारे पास फिक्स जो है वो फिक्स रेफरेंस हमने इस्तेमाल किया है और वेरिएबल रेफरेंस इस्तेमाल करते हुए हमने इसको बनाया। अब इसको चेक करते हैं। ये 2 का हमने टेबल तैयार किया है, हमें ऑनर कहता है
या हमारा बॉस कहता है कि जी ये नहीं, हमें जो है वो 3 का टेबल चाहिए, तो जस्ट इस 2 को 3 करते हैं, इंटर दबाते हैं, तो आप देखेंगे कि साथ ही ये आपका टेबल भी जो है वो 3 का टेबल हो चुका है। इसी तरह इसको 6 करते हैं तो 6 का टेबल हमें मिल रहा है। कोई भी रकम तब्दील करने पर आप इसका टेबल यहाँ पर देख सकते हैं नीचे। इसका मतलब है कि फिक्स रेफरेंस और वेरिएबल रेफरेंस इस्तेमाल करते हुए आप अपनी शीट को बड़े जो है वो टेक्निकल अंदाज के अंदर बेहतर तरीके से बना सकते हैं। अब ये वाले रेफरेंस पास क्यों हो रहे हैं, पहले ही आपको बता चुका हूँ। हो सकता है ये कोई ट्रेडिंग आइटम्स हैं जिसके अंदर जो है ये कभी जो है वो 5 का 6 होता है, कभी 4 होता है, कभी 3 होता है, और इसी के ऊपर जो है वो तमाम कस्टमर्स का डिपेंड है। कस्टमर जो है वो कोई 5 लीटर पेट्रोल डलवा रहा है, कोई 7 लीटर पेट्रोल डलवा रहा है, और इसी तरह से ज़रब करके उसके हम पैसे भी बनाते जा रहे हैं, तो मशीन ऑटोमेटिकली इसको अकाउंट कर रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप इन दोनों टेबल्स को अब बआसानी जो है वो बना पाएंगे बगैर किसी जो है वो दिक्कत और परेशानी के। तो फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 17वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल बुक शीट बनाने का तरीका सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा काम अकाउंट्स से रिलेटिव होगा। अकाउंट्स के अंदर याद रहे कि एक अकाउंटेंट का काम जो है वो एक बिल से, एक क्यूटी से जो है वो शुरू होता है, एक कस्टमर के साथ क्या डीलिंग हुई है इससे शुरू होता है, फिर डेली वर्क होता है, फिर जो है वो मंथली वर्क होता है, और फिर जो है वो सालाना रिपोर्ट होती है, वगैरह वगैरह कुछ शीट्स जो है वो अकाउंट्स वर्क के अंदर बनाना पड़ती हैं। इसके अंदर जो है वो हम एक न्यू शीट ओपन कर लेते हैं, और जैसा कि आपकी असाइनमेंट है, यहाँ पर असाइनमेंट छठी असाइनमेंट के अंदर भी एक सिंपल सा बिल बुक जो है वो हमने उसका डिज़ाइन क्रिएट किया है। फार्मूले के साथ सम फार्मूला पुट किया गया है इसके अंदर। इसको टाइटल स्टाइल के अंदर ले लेते हैं, जिस तरह से हमारी असाइनमेंट्स के अंदर है। हम चंद सेल्स को मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं बिल बुक। इंग्लिश के अंदर हमें वर्क करना है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, बिल जो है वो ऊपर ज़ाहिर है कंपनी का नाम होगा, अदारे का नाम होगा जिसकी जानिब से ये बिल जो है वो जारी किया जा रहा है। इसके बाद जो है वो कस्टमर का नाम होगा। यहाँ पर हम जो है वो एक सेल के अंदर लिख लेते हैं कस्टमर का नाम। कस्टमर नेम हम चाहें तो इसके सामने लिख सकते हैं, चाहें तो हम यहाँ पर एक लाइन छोड़ के नीचे लिख सकते हैं जो भी कस्टमर का नाम होगा। अहमद जमील यहाँ लिखा हुआ है, अहमद जमील। फिर यहाँ इस तरफ हम जो है वो डेट मेंशन कर रहे हैं कि किस डेट को हमने ये बिल दिया है। डेट के बाद नीचे हम जो है वो आज की डेट डालने के लिए आप कंट्रोल जमा प्लस सेमी कॉलम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की डेट 25 तारीख जो है वो 4th जो है वो माह है, मई का महीना है। क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर देते हैं। आप जानती हैं लॉन्ग डेट के अंदर हम इसको कैसे जो है वो लिखते हैं। इसको थोड़ा सा बाद में प्रोमिनेट करते हैं बिल बुक को। इसके बाद अगर नीचे देखें तो यहाँ पर सीधा डिज़ाइन जो है वो शुरू हो रहा है हमारा, जिसके अंदर जो है वो हमारा सीरियल नंबर है। जैसे आपकी असाइनमेंट में लिखा है वैसे ही चलेगा। सीरियल नंबर के बाद आइटम टाइप्स हैं, आइटम नेम जो भी आप बेच रहे हैं वो चीज़, और कुछ यहाँ पर हम सेल छोड़ के बल्कि आखिरी सेल के अंदर हम रेट लिख देते हैं।
रेट, बस जी 3 चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर हम 10 तक इसको एक्सटेंड करेंगे, 1 लिखने के बाद हम इसको बढ़ाएंगे 10 तक। इसके बाद आइटम नेम मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल जो है वो मर्ज कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हम इसको सेंटर अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमारे पास अगर हम चाहें तो इन सारे सेल्स को भी मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि आइटम नेम लिखने हैं एक ही जगह पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम मर्ज के साथ अब मर्ज अक्रॉस इस्तेमाल करेंगे ताकि ये सारी लाइंस एक ही दफ़ा में मर्ज हो जाएं कुछ इस तरह से। अब आइटम नेम्स डियर स्टूडेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जो यहाँ पे लिखे हैं आपकी असाइनमेंट के अंदर आप उन्हें टाइप करेंगे। ये मेडिसिन हो सकती हैं, वगैरह वगैरह, जो चीज़ भी आप बेच रहे हैं ज़ाहिर है यहाँ पर लिखी जाएगी। अभी यहाँ पर ही इसको ख़त्म कर देते हैं 8 आइटम्स तक की। रेट इनके जो रेट होंगे यहाँ पे दर्ज होंगे। आगे चल के अगर इनकी क्वांटिटी है तो वो भी ज़रब खाएगी कितनी चीज़ें खरीदी गई हैं, लेकिन ज़ाहिर है सिंपल काम कर रहे हैं बिल्कुल, तो सीधा जिस रेट का जो है वो आइटम का रेट है हम यहाँ पे कुछ भी रेट पुट कर देते हैं, जितने भी आइटम्स के रेट हैं। अच्छा जी, ये आइटम कुछ ज़्यादा महंगी हो गई है। जी डियर स्टूडेंट्स, डिज़ाइन हमारा तकरीबन रेडी है। अब इसका जो है वो थोड़ा सा हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे कि बॉर्डर लगा हुआ है, ऑल बॉर्डर हम यहाँ लगाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर इसका जो है वो हम थोड़ा सा हेडिंग्स के कलर तब्दील कर देते हैं। इनको हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। यहाँ पर इनको हम अप्लाई कर देंगे इनके ऊपर करेंसी साइन, चूँकि ये करेंसी नहीं नंबर साइन हम सिर्फ इस पर इस्तेमाल करेंगे कुछ इस तरह से। फिर आप इसको भी इंक्रीज़ करके जहाँ लेके जाना चाहते हैं वहाँ लेके जा सकते हैं। खैर सीधा साधा काम है हमारा जो है वो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं अंदर इंक्रीज कर देता हूँ ताकि बिल के ऊपर आ जाए ये चीज़। अच्छा, यहाँ पर एक बिल जो है वो रेडी हो चुका है। डेट इसकी क्या है, कस्टमर का नाम क्या है, कौन कौन सी चीज़ें खरीदी हैं, कितने कितने की चीज़ है। अब आखिर में ज़ाहिर है टोटल अमाउंट है, तो यहाँ पर हम इन दोनों सेल्स को मर्ज करके यहाँ इस सेल के अंदर हम टोटल अमाउंट लिख देते हैं, टोटल अमाउंट। और यहाँ पर टोटल अमाउंट के सामने हम इन सब को जमा करना चाहते हैं। तो जमा करने के लिए आप जानते हैं कि सम का फार्मूला हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ बराबर का साइन डालते हैं, SUM सम लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इनको सेलेक्ट करते हैं, एंटर दबाते हैं। तो यहाँ पर जनाब 3896 रुपये जो है वो इनका इस एक बिल का जो है वो हिसाब बना है। इसकी थोड़ी सी प्रोमिनेंट हम सेटिंग कर देते हैं। ये हमारी टोटल अमाउंट है जो ये बनी है। अगर यहाँ पर हम रेट तब्दील करते हैं 524 की बजाय ये जो है वो रकम कुछ ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा जवाब भी तब्दील हो रहा है। जब आप किसी जो है वो अदारे में, किसी शॉप पर, किसी माल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो पहले से एक्सेल के अंदर शीटें बना के रखी जाती हैं। जस्ट आपने जो है वो आइटम का नाम पुट करना होता है और जो है वो आपने जो है वो रेट लिखना होता है। ऑटोमेटिकली ये इसका टोटल बनने के बाद बिल जो है वो आ जाता है और प्रिंट आउट इसका निकल आता है। अब तो ये सारा काम जो है वो बार कोड मशीनें करती हैं। बार कोड मशीन के ऊपर जैसे ही बिल जो है वो किसी चीज़ को स्कैन किया जाता है तो उसका रेट आ जाता है और रेट के साथ ही जो है वो इसका बिल भी इंक्रीज़ होता जाता है जितनी चीज़ों को आप बार कोड की मदद से स्कैन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स,
उम्मीद है कि आप समझ गए हैं कि बिल किस तरह की चीज़ होती है और किस तरह से एक बिल जनरेट करने के बाद अदारे के नाम वगैरह के साथ हमने जो है वो इसको कस्टमर को देना होता है और फिर किस तरह से इसका रिकॉर्ड रखना होता है। अगली क्लासेस के अंदर हम देखेंगे कि एक दिन के अंदर हम जो है वो कितने कस्टमर्स को डील कर रहे हैं। टोटल जो है वो अगर एक कस्टमर के साथ जो है वो हम इससे जो है वो इतने पैसे कमा रहे हैं तो फिर पूरे दिन के अंदर हमारी इनकम क्या है और फिर उसके बाद पूरे माह के अंदर क्या है और उसमें खर्चे वगैरह क्या हैं। तो ये आगे चल के इसी बिल से कहानी इंक्रीज़ होती जाएगी। अगली क्लासेस के अंदर हम डेली वर्क के ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 18वीं क्लास में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेली इनकम शीट या डेली बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी असाइन नंबर 7 भी जो है वो डेली बैलेंस शीट की है। यहाँ पर बड़ा ही एक सिंपल डिज़ाइन शामिल किया गया है, आपकी बुक्स के अंदर ये मौजूद है। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि डेली आप जितना भी काम करेंगे, पिछली शीट के अंदर हम एक बिल एक कस्टमर को जो है वो डील कर चुके हैं कि एक बिल के अंदर हम किस तरह से जो है वो सिंपल सम का फार्मूला ऐड करेंगे और सीधा सीधा जो है वो टोटल बना के देंगे। अब जो है इस शीट के अंदर अगर देखा जाए तो एक दिन के अंदर मतलब डेली जो है वो हमारे पास हो सकता है कि 100 कस्टमर जो है वो आता हो या 20 कस्टमर आते हो या 50 कस्टमर आते हो। अब जितने भी कस्टमर हमारे पास आते हैं वो जो है वो हमसे क्या ख़रीद के गए हैं, फिर जो है वो उनका टाइम क्या था, क्या जो है वो उन्हें रेट दिया गया, कितनी उन्होंने चीज़ें ख़रीदी, कितना जो है वो उनका बिल बना, कितने उन्होंने कैश पैसे दिए और कितना उनकी तरफ बैलेंस ड्यू रह गया, कितने पैसे उन्होंने उधार वगैरह कर लिए। ये तमाम जो है वो एक ही शीट के अंदर हमने डेली का रिकॉर्ड जो है वो रखना होता है। तो बिल के बाद दूसरी शीट आपकी डेली बैलेंस शीट होती है। डेली बैलेंस शीट को भी क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पर पहले ये देख लें कि यहाँ कितने हमने इसके अंदर कितने हमारे कॉलम्स यूज़ हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन 9 कॉलम जो है वो जिसमें सीरियल नंबर है, कस्टमर नेम है, प्रोडक्ट है, टाइम है, रेट है। बिल्कुल ठीक है जी। हम शुरू करते हैं सीरियल नंबर, कस्टमर नेम। यहाँ पर हम डियर स्टूडेंट्स न्यू एक्सेल ओपन कर लेते हैं। न्यू एक्सेल ओपन करने के बाद हम इसको टाइटल स्टाइल में ले आते हैं ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके। यहाँ पर पहली चीज़ हमारे पास, मैं अब जो है वो बनाना इसको शुरू करूँगा। ये आपकी असाइनमेंट भी होगी। सीरियल नंबर है, हमेशा की तरह इसे उर्दू में SR नंबर, सीरियल नंबर से मुराद हमें पता चलता रहे कि टोटल लोग आए कितने हैं एक दिन के अंदर। तो हम फ़र्ज़ करें कि 10 लोगों को काउंट कर लेते हैं कि तकरीबन जैसे हमारी शीट पे है कि 10 लोग हमारे एक दिन के अंदर जो है वो मिले हैं। इनके नाम क्या है, यहाँ पर आप रिकॉर्ड के अंदर ये आपका डाटा एंट्री शीट भी होगी जिसमें रिकॉर्ड के अंदर आप कस्टमर का नाम, सी नेम हम यहाँ पे सिर्फ लिख रहे हैं शॉर्ट करके। कस्टमर का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स क्या हैं, प्रोडक्ट जो है वो कौन सी खरीदी गई है, टाइम क्या है, ये हमारी हेडिंग्स है, रेट जो है वो क्या है चीज़ का, फिर जो है वो क्वांटिटी कितनी है और फिर इसके बाद हमारी टोटल। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वांटिटी के बाद है हमारे पास इनकम। इनकम के बाद है जी कैश, पैसे दिए कितने हैं। इसके बाद है बैलेंस। बैलेंस अगर कुछ उधार वगैरह हुआ है तो वो आखिर में हम लिख रहे हैं। इनको हम सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करके जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं।
अब कस्टमर का नाम डियर स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है, काशिफ हो सकता है, खालिद हो सकता है, खालिद, इमरान वगैरह वगैरह, कुछ भी। तो यहाँ पर ज़ाहिर है आप कस्टमर्स के नाम जो है वो लिखेंगे, कस्टमर आया कब है, कस्टमर ने प्रोडक्ट कब ली है। तो यहाँ पर कस्टमर की प्रोडक्ट कुछ भी हो सकती है, आप इनको लिखेंगे। अमूमन तो प्रोडक्ट्स डिटेल के अंदर लिखी जाती है या मेन प्रोडक्ट सामने लिखने के बाद ETC वगैरह वगैरह, क्योंकि जब किसी कस्टमर का मामला सामने आता है तो फिर उसका बिल देखा जाता है, जो कि पिछली क्लास के अंदर हम बना चुके हैं कि लिया क्या चीज़ है। तो यहाँ पर एक कस्टमर जो है वो कौन सी चीज़ ख़रीद रहा है, फिर किस वक्त जो है वो चीज़ ख़रीद रहा है। यहाँ पर टाइम हम मेंशन कर देते हैं कि 7:11 के अंदर। अब इसको जो है वो हम टाइम में कन्वर्ट भी कर देते हैं कुछ इस तरह से। इसी तरह जो कस्टमर जिस टाइम के अंदर आता है हम जो है वो टाइम यहाँ पे लिखेंगे, फिर जो है वो रेट क्या लगाया जाता है, कौन सी चीज़ है, कितना इसका रेट है। फ़र्ज़ करें कि ये चीज़ जो है वो है 521 रुपये की, और ये चीज़ एक नहीं ली बल्कि जो है वो एक चीज़ 6 दफ़ा ली गई है, आधी दर्जन है या 12 है वगैरह वगैरह, कितनी ये जो है वो चीज़ है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अकाउंट से मुतल्लक काम है हमारा, टाइम कितना है। यहाँ अगर इसको मैं क्लिक करूँ तो यहाँ इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि पता चले कि ये हमारी जो है वो हेडिंग्स है। अब यहाँ नीचे रेट है जी हमारा 521, क्वांटिटी है जी 6। अब हम यहाँ पर अगर इनको ज़रब करके बनाएंगे टोटल बिल कितना बना है, तो यहाँ पर ज़ाहिर है हम ज़रब का फार्मूला सीधे ही पुट कर सकते हैं। बराबर साइन डालते हैं 521 F4 ज़रब 6 यानी कि G4, एंटर करते हैं तो 3126 रुपये जो है वो टोटल बने हैं। कस्टमर आपको कहता है कि जनाब आपका पुराना कस्टमर है, वो कहता है जी 3000 रुपये आप मुझसे ले लें, 126 रुपये जो है वो आप अभी बकाया कर दें। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप यहाँ पर तो आपने ज़रब का फार्मूला लगा दिया है, यहाँ पर आप माइनस कर रहे हैं तो आप ज़ाहिर है माइनस करेंगे। बराबर साइन 3126 यानी कि H4 माइनस I4, एंटर दबाते हैं तो 126 रुपये बकाया है। इसी तरह कस्टमर किस किस टाइम में आ रहा है, क्या क्या उसका नाम है, तमाम चीज़ें जो है वो मेंशन हो रही हैं कुछ इस तरह से। फिर रेट्स क्या हैं, चीज़ों के रेट्स ज़ाहिर है मुख्तलफ हो सकते हैं, हर चीज़ जो है वो मुख्तलफ रेट पर है, प्रोडक्ट्स मुख्तलफ हो सकते हैं, हर कस्टमर का बिल मुख्तलफ हो सकता है। यहाँ पर हम डीमी डाटा जो है वो इंटर कर रहे हैं, जस्ट जो है समझने के लिए कि किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट्स या किस तरह से जो है वो डेली हमारा रिकॉर्ड होता है। अब यहाँ पर रेट के बाद अगर आप देखें तो इसको आप जर्नल से नंबर आइटम्स में दे सकते हैं ताकि 0 भी इंक्रीज़ किया जा सके। यहाँ पर क्वांटिटी है, हर चीज़ की क्वांटिटी मुख्तलफ हो सकती है, कोई 2 चीज़ें ख़रीदता है, कोई 4 ख़रीदता है, कोई 3 ख़रीदता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जितनी क्वांटिटी है, ये कुछ ज़्यादा लग रही है मुझे, अच्छा जी, ये कुछ इस तरह से जो है वो हम एक डिमी डाटा बना रहे हैं। अब इनकम हमारे पास क्या हो रही है, हर बंदा जो है वो कितने, तो यहाँ पर फार्मूला हम पहले से ज़रब का पुट कर चुके हैं। आप जानते हैं पिछली क्लासेस के अंदर हम वेरिएबल रेफरेंस को पढ़ चुके हैं कि एक रेफरेंस को हम अगर ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें बाकी भी रेफरेंस हमारे पास पहुँच जाते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली पहला जो है वो ज़रब हो रहा है F4 G4 के साथ, दूसरा F5 G5 के साथ, तो ऑटोमेटिकली तमाम का ही रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। यहाँ फिर ये पहले से शीट्स बना के दी जाती हैं, डाटा एंट्री वाला जो है वो सिर्फ डाटा फिल कर रहा होता है इसके नीचे। अब कैश जितने जितने आपको पैसे जो है वो कैश दिए जा रहे हैं आप वो पुट करते हैं। यहाँ पर हम डिमी डाटा जो है वो अब देख रहे हैं।
और यहाँ पर अच्छा जी, ये हमें जो है वो कैश दे दिया गया है। अब यहाँ पर भी चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर हमने माइनस का फार्मूला लगाया है, अगर हम इससे ड्रैग करते हैं तो अब हमारे पास ऑप्शंस जो है वो आ रही हैं कि किसकी तरफ कितने पैसे बकाया हमारे बचे हुए हैं। अब यहाँ पर 1200 का बिल है तो यहाँ 1500 पे हो गया, माइनस में रकम दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर 1500 की बजाय हमें 1000 पुट करना चाहिए। और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का चक्कर लग रहा है, हम इसे भी माइनस कर देते हैं। तो ये चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। ये हमारा डेली का बिल है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर काशिफ नाम का जो कस्टमर है कितने बजे आया है, क्या इसको रेट लगा है, कितनी इसने चीज़ें खरीदी हैं, कितने पैसे बचे हैं, कितने दे रही हैं, कितने बकाया रह गए हैं। इसी तरह खालिद का क्या हिसाब है, इमरान कैसे है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें एक शीट के अंदर एक ही दिन का रिकॉर्ड जो है वो हमें नज़र आ रहा है। अब ऊपर जो है वो हम इसके डेली बैलेंस शीट की हेडिंग जो है वो देंगे। हम इसको जो है वो सिलेक्ट करते हैं, सभी को मर्ज करते हैं और यहाँ पर हम एक हेडिंग बना देते हैं। डेली बैलेंस शीट या डेली जो है वो इनकम शीट लिखने के बाद आप इसको प्रोमिनेट कर सकते हैं, नुमाया कर सकते हैं कुछ इस तरह से जैसे कि आपकी असाइनमेंट के अंदर है। इसके बाद आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे आपकी असाइनमेंट में है। यहाँ पर ऑल बॉर्डर लगा हुआ है, ऑल बॉर्डर लगाते हैं, सेंटर में सारी चीज़ें एक दफ़ा जो है वो ले आते हैं। फिर यहाँ पर तरतीब दी गई है, पहले जो है वो इस तरह से किया गया है। डिज़ाइन पर आपने ख़ास जोर देना है और एक ख़ास तरतीब के साथ ही इन सारी चीज़ों को लिखना होता है। फिर यहाँ पर आखिर के अंदर साथ जो है वो इसके साथ बनाए गए हैं आपके आइकन्स। यहाँ पर हमने इससे पहले आइकन्स पढ़े थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, आइकन सेट के अंदर। तो ये पूरी चीज़ चूँकि यहाँ पर उधार हमें दिखाई दे रहा है, तो इसके साथ आपकी असाइनमेंट के अंदर यहाँ पर कुछ इस तरह के आइकन्स भी बनाए गए हैं ताकि पता चले किसकी तरफ ज़्यादा पैसे बकाया हैं और किसकी तरफ कम है और किसका हिसाब बिल्कुल जो है वो नेल हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से, तो ये वाली चीज़ें भी इसके साथ जो है वो बन चुकी हैं। आप इसको ज़्यादा प्रोमिनेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये वाली सारी चीज़ें आपकी असाइनमेंट में मौजूद हैं। आखिर में जाके हमने आपकी असाइनमेंट के अंदर दिखाया गया है कि जी टोटल दिन की इनकम कितनी है, टोटल दिन का कैश कितना इकट्ठा हुआ है और टोटल दिन के अंदर ड्यू कितना हो गया है, उधार कितना हो गया है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को भी वाज़ह करने के लिए आप नीचे आ जाएं। यहाँ पर हमारी टोटल इनकम क्या है जी, टोटल इनकम यहाँ नज़र आ रही है, टोटल कैश यहाँ नज़र आ रहा है। कमाए ज़्यादा पैसे हैं लेकिन दिए लोगों ने कम है, उधार हो गए हैं कुछ पैसे इस शीट के मुताबिक। तो यहाँ पर हम जो है वो इनकम लिख लेते हैं। इनकम के बिल्कुल नीचे है हमारे पास कैश, इसके बाद है जी ड्यू। अब यहाँ इन सेल्स के अंदर आ जाएं तो यहाँ आपकी असाइनमेंट के अंदर सेल्स को मर्ज किया गया है। आप भी सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। तीनों सेल्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, मर्ज अक्रॉस यहाँ पे कर देता हूँ। सॉरी, मर्ज अक्रॉस नहीं, ये मर्ज अक्रॉस, यस। पहले जो है वो हमारे पास मर्ज सेल्स हो गए थे, सारी सेल्स मर्ज हो गए थे। अच्छा जी, यहाँ पे हम जो है वो यहाँ क्लिक करते हैं। इनकम अगर हमने दिखानी है तो सीधा सम का फार्मूला लगा के जितने पैसे बने हैं यहाँ पे दिखा देंगे कि ये टोटल हमारी इनकम हुई है इस डेट के अंदर। इसके नीचे डेट भी लिखी गई है। मैं इसको उठा के ऊपर ले जाता हूँ ऊपर वाली शीट के अंदर, और यहाँ नीचे डेट भी हम बाद में लिखेंगे, अभी लिखते हैं बाद में। यहाँ पर आप इसका टोटल कर लें तो सीधा आपको पता है कि सम का फार्मूला पुट होगा, बराबर का साइन SUM, सम ब्रैकेट स्टार्ट। अगर हम यहाँ से लेके नीचे तक इसको ड्रैग करते हैं, सिलेक्शन करते हैं H4 से लेके H13 तक, इंटर दबाते हैं तो यहाँ पर 13,324 इस दिन का जो है वो हमारा कैश है। यहाँ पर डेट भी हम लिख ही देते हैं। किसी भी जगह हम जाके कंट्रोल और सेमी कॉलम दबाते हैं, डेट हमारे पास आ गई है। अब हम इसको जो है वो लॉन्ग डेट के अंदर दिखा देते हैं जैसे हमारी असाइनमेंट के अंदर है। इन सब को हम जो है वो मर्ज कर देते हैं
ताकि ये सारी चीज़ नज़र आ जाए। कुछ इस तरह से आपकी असाइनमेंट्स नज़र आ रही हैं आपको असाइनमेंट के अंदर। यस, नीचे अगर आए तो यहाँ पर कैश है। कैश हमारा ये है जी, कैश को भी हम जो है वो सम करते हैं, बराबर SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर हम I4 से लेके I13 तक जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ओके कर देते हैं। अब अगर हम चाहें तो इसके अंदर से इसको माइनस कर सकते हैं या इस सारी रकम को भी सम कर सकते हैं, चीज़ एक ही है। हम यहाँ से जब कोई तब्दीली करेंगे तो यहाँ से तमाम जगह से तब्दीली होते होते हमारे मेन बोर्ड पे यहाँ नज़र आएगी नीचे। तो यहाँ ज़ाहिर है यहाँ से लेकर यहाँ इसी को माइनस कर देते हैं, या फिर आप इसको सम भी कर सकते हैं, एक ही चीज़ है। सम करें तब भी यही जवाब आएगा, अगर यहाँ से इसको माइनस करें तब भी यही जवाब आएगा। करके आप लोग इसको खुद देखेंगे। बराबर साइन यहाँ पर G15 माइनस G16 क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जनाब 13,324 रुपये जो है वो टोटल इनकम हुई है हमारी 25 तारीख की। इकट्ठा हुआ है हमारे पास 9,707 रुपये और उधार हो गया है 3,617 रुपये। अब ज़्यादा उधार किसका हुआ है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमें फिगर नज़र आ रही है कि ये हमारे पास जो है वो 1,308 रुपये का कस्टमर है, उसने सिर्फ 100 रुपया दिया है और बाकी ज़्यादा उधार हो गया है। इसी तरह यहाँ पर कुछ उधार ज़्यादा है, ये बिल्कुल नील है, और किसी का कम है जो यहाँ हमें ग्राफ के अंदर भी नज़र आ रहा है कि किसको हमने पहले ज़्यादा मिलना है और किसको हमने जो है वो बाद में मिलना है। तो अकाउंट्स का काम कुछ इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स होता है। तो ये आपकी डेली बैलेंस शीट है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि डेली बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हम जमा कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, किस तरह से हम जवाब अपना हासिल कर रहे हैं और किस तरह से हम अपनी शीट के ऊपर नज़र भी रख रहे हैं। याद रहे कि डियर स्टूडेंट्स के डेली बैलेंस शीट्स जो है वो हज़ारों किस्म की हो सकती हैं। हर अकाउंटेंट अपने तरीके से अकाउंट्स को मैनेज करता है। अकाउंट्स को बनाने का जो है वो कोई तरीका राइज नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। एक अकाउंटेंट की, एक जो है वो रियाजीदान की जो इसका काम कर रहा होता है, ये उसके जहन की जो है वो मर्जी होती है कि उसको किस तरह से मैनेज करता है। तो ये वाला तरीका कार जो अभी आपको समझाया गया है, इसको इंतहाई सिंपल करके जो है वो बनाने की कोशिश की गई है, ताकि इंतहाई सिंपल तरीके से आप समझ सकें कि बेसिक अकाउंट का वर्क होता क्या है, किस तरह से ये काम जो है वो हो रहा होता है। फिर आप डेली बैलेंस शीट्स या इनकम शीट्स जो है वो फिर हज़ारों तरह की आपको इंटरनेट पे नज़र आएंगी। मुख्तलिफ डिज़ाइन आप लेंगे और फिर उन डिज़ाइंस को क्रिएट करके बनाने की कोशिश करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर एक्सेल की फाइल मिलती है आपको तो आप जस्ट सेल के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पर 2870 लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर F5 ज़रब हो रहा है G5 के साथ। इसी तरह हर सेल को आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर फार्मूले बार के अंदर कि किस तरह से काम किया गया है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आप मुकम्मल तौर पर डेली बैलेंस शीट्स के बारे में जान चुके होंगे। तो फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 19वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि माहाना इनकम शीट या माहाना बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, माहाना बैलेंस शीट आपकी 8वीं असाइनमेंट भी है। आपने इसी असाइनमेंट के मुताबिक जो है वो इसे बनाना है। आज की जो है वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। अगर बात करें बुक की, तो बुक के अंदर आपके पास असाइनमेंट कुछ इस तरह से बनाई गई है। जो है वो बड़ी ही सिंपल सी जो है वो असाइनमेंट है। पूरे मंथ का रिकॉर्ड बनाना समझाया गया है कि पूरे मंथ के अंदर क्या चीज़ ज़रूरी होती है, जिसके अंदर डेट्स हैं, फिर जो है वो डेट वाइज जो है वो इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, फिर उसके बाद जो है वो सेविंग है। आखिर में पूरे मंथ का जो है वो रिकॉर्ड एक जगह जमा किया गया है कि पूरे मंथ के अंदर इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, सेविंग क्या है, और आखिर के अंदर जो है वो एक यहाँ पर फार्मूला पुट करके इफ कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए लॉस्ट एंड
प्रॉफिट निकाला गया है। यहाँ पर ये इस जो है वो असाइनमेंट की या इस क्लास की इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर इफ़ कंडीशन ही होने वाली है। तो यहाँ पर इसी तरह से जो है वो इसे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ सिर्फ 10 दिन का रिकॉर्ड है, लेकिन याद रहे कि आपने पूरे जो है वो मंथ का रिकॉर्ड बनाना होता है जब आप कहीं पर जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर या अकाउंटेंट वगैरह क्या काम कर रहे होते हैं। ये भी याद रहे कि पिछली जो है वो क्लासेस के अंदर हम जो है डेली इनकम शीट बना चुके हैं। न्यू एक्सेल हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इसी असाइनमेंट के मुताबिक जो है वो मंथली बैलेंस शीट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से इस सारे को स्टाइल बस दे देते हैं, टाइटल स्टाइल, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मंथली बैलेंस शीट। इन 5 सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं। ये बाद में भी आप काम कर सकते हैं। मंथली बैलेंस शीट, ये हमारा काम है जी। इसके बाद डेट हमने देनी है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है वो शीट है। लेकिन और अगर इसके नीचे देखें तो यहाँ पर हम जो है वो सीरियल नंबर टाइप कर लेते हैं। लिखना हमने सारा कुछ ही है, सिर्फ 10 दिन का जो है वो रिकॉर्ड है। यहाँ से कंट्रोल दबा के इसे ड्रैग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। फिर यहाँ इसके बाद डेट दिखाई दे रही है, डेट हमने डालनी है। ज़रूरी तो सीरियल नंबर इसके अंदर डियर स्टूडेंट ज़रूरी चीज़ नहीं है, इसके अंदर डेट ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बस असाइनमेंट में है तो हम फिलहाल लिख रहे हैं, लेकिन डेट पर ज़्यादा डिपेंड किया जाता है। डेट के अंदर हम डेट जो है वो कोई भी लिख लेते हैं। यहाँ पर पहली डेट लिख लेते हैं, 26 डेट है। हम जो है वो यहाँ पर याद रहे डियर स्टूडेंट्स के डेट का फॉर्मेट एक्सेल में कैसे लिखा जाता है। फ़र्ज़ करें कि मैं इस मंथ की पहली डेट यहाँ लिखना चाहता हूँ, या फिर आज की ही डेट हम लिखते हैं। आज जो है वो 26 तारीख है, तो चौथा माह है और 2022 है। 26 अप्रैल जो है वो आज दिन है। अगर आप मौजूदा डेट लिखना चाहते हैं यहाँ पर तो कंट्रोल सेमी कॉलम प्रेस करेंगे, मौजूदा डेट यहाँ पर लिखी जाएगी। डेट को ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर डेट ड्रैग हो जाती है। 26 के बाद 27, 28 इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन यहाँ हमारे पास पाकिस्तान के अंदर डेट पहले लिखी जाती है और जो है वो मंथ बाद में और फिर ईयर उसके बाद लिखा जाता है। इसकी भी हमने सेटिंग करनी है, हमने जो है वो डेट पहले लेके आनी है। किस तरह से लेके आएंगे ये हम देखते हैं। अभी जो है वो डेट के बाद हम देखते हैं हमारे पास है जी इनकम 4 तारीख या 26 तारीख को हमने पैसे कितने कमाए हैं, ये हम यहाँ पे दर्ज कर रहे हैं। डेट की सेटिंग पहले कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर नंबर ग्रुप के अंदर पहले से एक्सेल पहचान चुका है कि ये डेट है। यहाँ से अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन हम चूँकि इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, कस्टमाइज़ हम करेंगे इस लिखी हुई डेट को। इसके ऊपर सेलेक्ट करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया जाता है तो फॉर्मेट सेल के नाम से बॉक्स आपके पास ओपन हो जाता है, जिसके अंदर पहले से डेट यहाँ आपको दिखाई दे रही है। डेट का सैंपल भी दिखाई दे रहा है कि चौथा माह है, 26 तारीख है और 2022 है। यहाँ पर इसकी टाइप दिखाई दे रही है नीचे। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, तो आप इसी डेट के ऊपर सेलेक्ट रखेंगे और कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कस्टम के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे सैंपल में आपको वही चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन इसके नीचे टाइप के अंदर आपको MD और YY लिखे नज़र आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, M से मुराद मंथ है, D से मुराद जो है वो दिन है। अगर आप जो है वो M को जो है वो ख़त्म करके यहाँ पे D से मुराद डे है, आप D यहाँ कर दें और यहाँ पे M कर दें, M से मुराद मंथ है। सैंपल के अंदर भी तब्दीली आ चुकी है, मतलब डे पहले आ चुका है और मंथ उसके बाद आ चुका है। ये आप इसको कस्टमाइज़ करने के बाद ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सेल के अंदर 26 पहले है, 4 बाद में है, 2022 उसके बाद में है। अब इस दिन इनकम क्या है, यहाँ पर जो है वो आपके पास कुछ इनकम दर्ज की गई होगी, आप उसे दर्ज करेंगे। फिर उस दिन जो है वो एक्सपेंसेस क्या हैं, यहाँ पर हम इनकम लिखेंगे। इनकम के बाद यहाँ पर हम एक्सपेंसेस लिखेंगे, इस दिन खर्चे क्या हुए हैं।
एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास है जी सेविंग। इस दिन हमें जो है वो बचत क्या हुई है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के बड़ी ही सिंपल शीट जो है वो बनाई गई है, क्योंकि अभी इब्तदाई आप एक्सेल पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम इस पर टेक्निकल काम भी जाके करेंगे। ये हमारी जनाब हेडिंग्स हैं, इसको थोड़ा प्रोमिनेट कर लेते हैं, दरमियान में कर लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इस दिन 26 तारीख को जो है वो कुछ इनकम हमें हुई है, कुछ हमें एक्सपेंसेस हुए हैं, हमने कुछ अखराजात किए हैं और आखिर में हमारे पास पैसे बचे कितने हैं। तो ज़ाहिर है हम टोटल इनकम के अंदर से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास सेविंग आ जाती है। यही हम करते हैं, बराबर का साइन देते हैं। यहाँ पर 7854 है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, मतलब D5 में से हम माइनस करते हैं E5 को, इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर टोटल 7200 इस दिन की हमारी जो है वो सेविंग है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर आप डेट को एक्सटेंड करते जाएंगे, एक्सटेंड करने के लिए आप जस्ट जो है वो फिल हैंडल का इस्तेमाल करके इसको एक्सटेंड कर लें। इनकम ज़ाहिर है जितनी होगी हर दफ़ा आपको लिखनी होगी, तो यहाँ पर कुछ डिमी एंट्रीज हम शीट के अंदर दे देते हैं। यहाँ पर 10 दिन का रिकॉर्ड है, तो 10 दिन की जो है वो हम इसमें एंट्रीज दे देते हैं। इसी तरह इन 10 दिन के अंदर जो है वो जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं हम वो भी यहाँ पे दर्ज करते हैं। हम बिल्कुल डिमी डेटा जो है वो इसके अंदर एंटर करते जा रहे हैं। यहाँ पर हमने बकायदा फार्मूला पुट किया है माइनस का, माइनस हमने इन दोनों रकमों को किया है। आप जानते हैं वेरिएबल रेफरेंस की मदद से अगर हम इसे ड्रैग करते हैं तो 7200 ही नहीं लिखा जाएगा, बल्कि ये जो है वो माइनस होता होता तमाम करेक्ट जवाब हमें यहाँ पे मिलेंगे। करके देखते हैं, क्लिक करते हैं तो अब तमाम चीज़ें हमें जो है वो नज़र आ रही हैं कि हमें इस दिन इनकम कितनी हुई है, एक्सपेंसेस कितने हुए हैं और हमारी सेविंग इस दिन की कितनी है। ये हमारा जो है वो बेसिक काम है। यहाँ पर हमारे पास इनकम कम हुई है, अखराजात जो है वो ज़्यादा हुए हैं और माइनस के अंदर हम जा रहे हैं। लॉस हुआ है मतलब इस दिन, बाकी तमाम दिन हमें प्रॉफिट रहा है। डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसको और ज़्यादा आप देखें, यहाँ नीचे जो है वो जवाब लिया गया है कि टोटल इनकम कितनी हुई है, टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, टोटल सेविंग कितनी हुई है। हम अगर इसको भी यहाँ पे वाज़िया करते हैं, नीचे थोड़ी सी शीट में छोटी करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा वाज़िया कर लेता हूँ। डेट हमें अभी जो है वो बाद में देते हैं, पहले जो है वो इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज़ है हमारे पास इनकम, दूसरी चीज़ है हमारे पास एक्सपेंसेस और फिर सेविंग। यहाँ पर हमारे पास इनकम टोटल कितनी हुई है, तो टोटल ये हमारी इनकम है। अब ये इनकम जो है वो कितनी है, हम यहाँ पर सम का फार्मूला पुट करके ये तमाम इनकम जो है वो जान सकते हैं और लिख भी सकते हैं। बराबर साइन सम जो है वो जमा का फार्मूला है, SUM सम लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और फिर हम सिलेक्शन बनाते हैं यहाँ D5 से लेकर D14 तक। इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास 55,535 रुपये टोटल जो है ये 10 दिन की इनकम है। याद रहे कि आप पूरे मंथ पर काम कर रहे हैं। इसी तरह एक्सपेंसेस हमारे क्या हैं, ये हमें एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं। हम सीधा यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं दोबारा से, सम का बराबर SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट और फिर इसके बाद हम E5 से लेकर E14 तक सिलेक्शन बनाते हैं, इंटर दबाते हैं तो हमारे पास इसका जो है वो जवाब आ गया। अब हमारी सेविंग क्या है, सेविंग के लिए आप इन सारी चीज़ों को जमा कर सकते हैं या फिर आप इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं। जैसे सिंपल हमने एक सेल के अंदर से दूसरे सेल को माइनस किया, यही करते हैं। बराबर साइन है, E16 के अंदर से हम माइनस करते हैं E17 को, इंटर दबाते हैं तो टोटल हमारे पास 49,129 रुपये हमारी सेविंग है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर आप इनको जमा भी करते हैं तब भी ये हमारे पास इतनी ही आ रही है 49,129। यहाँ आप सम काउंट इसको कर सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ देखें तो काम हमने अब फार्मूलों की मदद से किया है। यहाँ पर अगर हम किसी दिन कहते हैं कि यहाँ
अखराजात जो है वो 478 नहीं है, बल्कि इस दिन तो जो है वो 6000 हमने एक्स्ट्रा खर्च किया था, वो भी इसमें लिखें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मौजूद जो 49,129 है इस पर भी फ़र्क पड़ेगा, बल्कि सारी रकमों पे फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और 6000 मज़ीद ऐड करते हैं, 6478 है, इंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि अब एक्सपेंसेस बढ़े हैं और सेविंग कम हो गई है। इसी तरह जिस दिन हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, यहाँ पर हम 25,000 और ऐड करते हैं, इंटर करते हैं तो अब सिर्फ 18,000 हमारी जो है वो यहाँ इनकम रह गई है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर मज़ीद कुछ ऐड करते हैं तो अब की बार बजाय जो है वो सेविंग प्रॉफिट के अंदर जाने के, ये हमें लॉस के अंदर नज़र आ रही है। कुछ दिनों के अंदर हमने इनकम कम की है और एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हो गए हैं, लिहाजा सेविंग होने की बजाय ये जो है वो लॉस में चले गए हैं, हमारा नुकसान हो गया है। ये एक सीधा सादा महीने भर का रिकॉर्ड है और हमने जो है वो टेक्निकल तरीके से सम फार्मूले, इसमें सम और माइनस फार्मूले ऐड करके इसको जो है वो बनाया है। 1 मिनट के लिए इसे रुकते हैं, अभी हम लॉस प्रॉफिट इसमें यहाँ निकालेंगे और फिर इसको टेक्निकल तरीके से तब्दील भी करेंगे जैसे ही शीट हमारी तब्दील होगी। यहाँ पर फ़िलहाल हम डेट डाल देते हैं। डेट है हमारी जो है वो फ्रॉम से लेकर शीट है कहाँ तक, फ्रॉम कितनी डेट है जी, 26 तारीख से लेके हमारी जो है शीट है जी 5 तारीख तक। तो यहाँ पे आप हाथ से 26 तारीख लिख सकते हैं या फिर इसी का रेफरेंस यहाँ पे पास कर सकते हैं। आपको रेफरेंस पास करना आता है, बराबर साइन डालेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो ये 26 यहाँ पर यही डेट पहुँच गई है। अगर यहाँ तब्दीली करते हैं तो यहाँ पर भी तब्दीली होगी। अब ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ पर हम लिखते हैं 2 कि इस डेट से लेके हमारी शीट है जनाब इस डेट तक, मतलब इस डेट तक, बराबर साइन, रेफरेंस यहाँ पर भी पास करते हैं, इंटर दबाते हैं तो ये यहाँ पे लिखा आ रहा है। इसको कुछ इस तरफ ले आते हैं, बाद में इसकी मज़ीद सेटिंग करते हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका जो है साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं और फिर इसको यहाँ ले आते हैं ताकि ये ज़्यादा प्रोमिनेंट वाज़ेह नज़र आए, जिस तरह हमारी असाइनमेंट के अंदर है, कुछ इस तरह से। खैर डियर स्टूडेंट्स, वापस आते हैं। फिर इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर बाकायदा नंबर, ये जर्नल आइटम्स लिखी हुई हैं, इन पर नंबर भी अप्लाई किए गए हैं। असाइनमेंट के अंदर ये 0 लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इनको हम जो है वो नंबर आइटम्स के अंदर तब्दील कर देते हैं ताकि 0 इसके साथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, कुछ इस तरह से। एक ही दफ़ा में आप सबको सिलेक्ट करके भी ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर अब डियर स्टूडेंट्स देखने वाली बात ये है कि इस महीने अगर हम बात करें तो इस जो है वो मंथ हमें जो है वो लॉस हो रहा है 18,071 रुपये। अगर ये जो है वो लॉस हमें नहीं होता, हम यहाँ से कुछ कमी करते हैं तो अब जो है वो हम लॉस की बजाय प्रॉफिट के अंदर जा रहे हैं 18,129 के प्रॉफिट के साथ। हम यहाँ पर लिख देते हैं एक सेल के अंदर, इसको मर्ज करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब हमें जो है इस मंथ प्रॉफिट हुआ है, लेकिन बाद यहाँ पर कुछ तब्दीली करनी पड़ती है और हम कहते हैं कि यहाँ पर कुछ अखराजात या कुछ आमदन जो है वो हमारी कम हुई है इस मंथ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो है वो 5 की बजाय हम 7 कर देते हैं। यस जी, यहाँ पर जैसे ही हम तब्दीली कर रहे हैं लॉस ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर अब माइनस के अंदर फिगर आ गई है। माइनस के अंदर फिगर आई है तो यहाँ चूंकि हम अपने हाथ से लिख चुके हैं प्रॉफिट, यहाँ लिखा हुआ भी प्रॉफिट नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अब लॉस लिखा होना चाहिए था क्योंकि यहाँ बोर्ड के अंदर लॉस है। अगर हम इसका रेफरेंस पास करते हैं तो सिर्फ हमें नंबर नज़र आएंगे यहाँ पर लिखे हुए, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। हमारा बॉस चाहता है कि जैसे ही यहाँ पर सेविंग के अंदर लॉस आए, यहाँ लिखा हुआ भी लॉस आए बटन के अंदर। अगर यहाँ प्रॉफिट आए तो यहाँ लिखा हुआ भी प्रॉफिट आए। डियर स्टूडेंट्स, फिलहाल तो पूरे मंथ की बात हो रही है, यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि डॉलर्स की कीमत है जिनके साथ ट्रेडिंग वगैरह की जाती है,
और वहाँ पर लम्हा ब लम्हा जो है वो कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, तो कभी प्रॉफिट हो रहा होता है, कभी लॉस हो रहा होता है। तो मेन बटन जो है इसको सबसे पहले यूज़र ने देखना होता है कि हुआ क्या है इस मंथ, इस दिन जो है वो हुआ क्या है, प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक इसे तब्दील करना है। अगर यहाँ लॉस हो तो लॉस लिखा हुआ हो, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट लिखा हुआ यहाँ नज़र आए। अब इस तरह के काम, इस तरह के जुगाड़ वाले काम जो है वो हम सारे करते हैं इफ़ कंडीशन की मदद से। यहाँ पर इफ़ फार्मूला जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फार्मूला होता है, और बेसिकली इस पूरी शीट के अंदर हमारा मकसद इसी फार्मूले को समझना है। आप ध्यान से देखेंगे कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम प्रॉफिट दिखाते हैं। प्रॉफिट दिखाने के लिए हम इस जो है वो को डिलीट कर देते हैं, एंटर करते हैं, तो 16,000 का प्रॉफिट है और यहाँ पर भी प्रॉफिट है, लेकिन ये कभी लॉस होता है तो यहाँ पर भी लॉस लिखा होना चाहिए। अब इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं एक दफ़ा, सेल हमारा ख़त्म हो गया है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर कहीं पर कोई रकम लिखी हुई है, जैसे कि 16,129 लिखा है, तो यहाँ पर 16,129 है। यहाँ फार्मूला बार के अंदर ये हमने E16 में से माइनस किया हुआ है E17 के अंदर, तो फार्मूला हमें यहाँ नज़र आएगा। अब यहाँ पर हम फार्मूला इफ़ कैसे करेंगे, पुट हम ये फार्मूला करेंगे इस सेल के ऊपर अप्लाई, क्योंकि यहाँ पर ही हमारा लॉस है या यहाँ पर ही हमारा प्रॉफिट है। यहाँ क्लिक करते हैं, फार्मूला लिखेंगे, बराबर साइन डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ़। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, इफ़ का मतलब है अगर ये हो तो ये हो जाए, अगर ये हो तो ये हो जाए, तो फार्मूला खुद बनाना पड़ता है हमेशा। तो यहाँ पर आप बराबर साइन इफ़ लिखेंगे और कंडीशन के मुताबिक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट ये फार्मूले का हिस्सा है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ इस सेल के अंदर ये सेल है क्या, आप क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो E18 इसका नाम है। इफ़ अगर E18 के अंदर, मतलब अगर इस सेल के अंदर रकम बड़ी है, अगर E18 बड़ा है 0 से, ये देखिए ये फार्मूला बनता जा रहा है। कैसे लिखे जा रहे हैं जी, इफ़ हमने लिखा है, फिर E18 रेफरेंस यहाँ पे दिया है और यहाँ पे कहा है कि अगर ये बड़ा है, इस साइन को कहा जाता है ग्रेटर देन साइन, आपके कीबोर्ड पर मौजूद होता है क्वेश्चन मार्क के साथ। आप ग्रेटर देन टाइप करेंगे और फिर लिखेंगे 0। अगर E18 बड़ा है 0 से, कॉमा, तो क्या हो, डबल कोर। जो भी बात आपने लिखनी है तो क्या हो, बात आपने जो लिखनी है वो डबल कोर के अंदर लिखनी है। डबल कोर स्टार्ट करते हैं और यहां पर लिखते हैं प्रॉफिट। अगर 0 से बड़ा है, E16 के अंदर लिखी हुई रकम 0 से बड़ी है तो प्रॉफिट है, नहीं तो लॉस है। अब जो दूसरी बात है, आपने इसी फार्मूले के अंदर ब्रैकेट यहाँ पे कॉमा डालना है, डबल कोर स्टार्ट करनी है और यहाँ लिखना है लॉस, और डबल कोर बंद कर देनी है और ब्रैकेट भी बंद कर देनी है। फार्मूला आपका मुकम्मल हो चुका है। लिखा हमने क्या है कि चेक करो इफ़ अगर E18 के अंदर, मतलब इस सेल के अंदर बड़ी रकम है 0 से, देन प्रॉफिट नज़र आए, नहीं तो लॉस नज़र आए। लिखने के बाद हम एंटर प्रेस करते हैं। अब हुआ क्या है, उसने चेक किया है कि अगर इसके अंदर 0 से, चूँकि बड़ी रकम है, 0 से ऊपर प्रॉफिट होता है, 0 से नीचे ज़ाहिर है लॉस होता है, तो 0 से ऊपर है, यहाँ प्रॉफिट लिखा नज़र आ रहा है, यहाँ पे फार्मूला लिखा नज़र आ रहा है। अब ज़रा हम यहाँ पर दोबारा से लॉस दिखाते हैं। यहाँ हम क्लिक करते हैं, यहाँ 2 टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, तो अब की बार यहाँ पे देखें माइनस के अंदर रकम आ गई है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉस लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। अब हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है। जैसे ही हमें प्रॉफिट हो रहा है, एंटर करते हैं, तो अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ भी प्रॉफिट नज़र आ रहा है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट समझ आपको आ गई होगी कि इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल क्या होता है। याद रहे कि इफ़ कंडीशंस को हमने मुख्तलिफ मौक़ों पर बार बार इस्तेमाल करना होता है। प्रॉफिट लॉस दिखाने के लिए हम इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। पास फेल दिखाने के लिए कि 33% से ऊपर वाले पास हैं, नीचे वाले फेल है, तो इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। ग्रेड निकालने के लिए इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। इवन कई मौक़ों के ऊपर आपकी इफ़ कंडीशन यहाँ पर शामिल होगी। अब आपका डिज़ाइन आ गया है, फटाफट डिज़ाइन को देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको मुकम्मल बॉर्डर लगा देते हैं। ये आपका जो है वो सेंटर में होना चाहिए।
कुछ इस तरह से डेट भी चलें सेंटर में ही कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करके बिल्कुल सेंटर में डेट भी ले आते हैं और ये आपकी रकमें वगैरह लिखी हुई हैं कुछ इस तरह से। बाकी तमाम हमारी चीज़ें ओके हैं। यहाँ पर हमने इनको मर्ज अक्रॉस कर लेना है, यहाँ नीचे वाली ऑप्शन से। ओहो सॉरी, अलहदा मर्ज कर दें, लेकिन अभी मर्ज नहीं होंगे क्योंकि ये जो है वो अब अलहदा मर्ज तब होगा डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि जब आपके साथ वाला सेल खाली है। मर्ज करने की जरूरत नहीं है, बॉर्डर ही उसी हिसाब से हम बनाएंगे। अगर मर्ज करना होता तो पहले हम मर्ज इसको कर देते। अब यहाँ पे हमने बॉर्डर लगाना है तो कुछ इस तरह का बॉर्डर हम लगाएंगे जैसे कि आपके असाइनमेंट के अंदर लगा हुआ है। खैर जी, ये आपकी तकरीबन असाइनमेंट रेडी है। इसको भी एक सिंपल जो है वो आउटसाइड बॉर्डर लगा हुआ है कुछ इस तरह से। इसको आप जो है वो देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल इसी तरह से असाइनमेंट बना के जो है वो हमें देना होती है। यहाँ पर अगर इनकम को बढ़ाया जाए, कम किया जाए तो रिज़ल्ट पूरे जो है वो हमारे बोर्ड पर पड़ता है। और अगर लॉस में रकम आती है तो यहाँ मौजूद बटन जिसको हम किसी भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पर फिर लॉस या प्रॉफिट लिखा हुआ भी नज़र आता है। तो ये हमारी मंथली बैलेंस शीट है। एक महीने का रिकॉर्ड किस तरह से रखा जाता है, एक जो है वो दिन का रिकॉर्ड किस तरह से रखा जाता है, एक कस्टमर का रिकॉर्ड किस तरह से रखा जाता है, ये तमाम काम जो है वो आपके अकाउंट से रिलेटिव काम है। उम्मीद है कि आप जो है वो मंथली बैलेंस शीट को समझ गए होंगे। जो है वो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।